बदलते वक्त के साथ टेक्नोलॉजी बदली, बहुत सारे लोग अलग अलग तरीका इस्तेमाल करते हैं क्राइम करने के लिए। आज की कहानी ऐसी एक शख्स की कहानी है जो पेशे से तो म्यूजिक टीचर है, लेकिन उसको एक कत्ल करना था और उस कत्ल को करने के लिए उसे समझ में नहीं आ रहा था कि कत्ल करे कैसे। और कमाल की बात यह कि जब वो कत्ल कर चुका होता है तब उसे समझ में नहीं आ रहा होता है कि कत्ल तो कर दिया, लाश को ठिकाने लगाए कैसे। और तब उससे दिमाग में एक ख्याल आता है। बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं, हम अगर कहीं फंसते हैं, अटकते हैं, कोई जानकारी हासिल करनी होती है तो गूगल बाबा हमारे पास होते हैं। हम गूगल बाबा के पास जाते हैं, अपने सवालों के जवाब उनसे पूछते हैं और फिर हम संतुष्ट हो जाते हैं। उसको भी बहुत सारी ऐसी समस्याएं होंगी जो गूगल बाबा ने सॉल्व की। लेकिन पहली बार वो शख्स एक रात अपने कमरे में बैठता है, लैपटॉप खोलता है और लैपटॉप खोलने के बाद टाइप करता है इंग्लिश में, हाउ डिड किल हिज वाइफ, ये लाइन थी। इसके बाद उसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं, उनमें से एक चीज़ को पकड़ता है और फिर वो सचमुच कत्ल कर देता है। कत्ल करने के बाद कुछ घंटे बीतते हैं। अब उसके जहन में एक दूसरा सवाल उठता है कि कत्ल कर दिया, अब पकड़े ना जाए तो लाश को ठिकाने कैसे लगाएं। इसके बाद वो गूगल बाबा में दूसरी बार टाइप करता है और इस बार वो लिखता है, जब दूसरी बार टाइप करता है कि हाउ टू डिस्पोज ऑफ द बॉडी, यानी लाश को ठिकाने कैसे लगाएं। फिर इसका जवाब भी गूगल बाबा देते हैं। तो गूगल बाबा से उसने दो सवाल किए, पहला कि कत्ल कैसे करें, दूसरा कत्ल के बाद लाश को ठिकाने कैसे लगाएं। और उसने वही काम किया जो गूगल बाबा ने उसे जवाब दिया। और इसके बाद फिर यह मामला धीरे धीरे खुलता है, उसका पुलिस तक पहुंचती है। कोई सबूत नहीं, कोई गवाह नहीं, फिर भी पुलिस उसे पकड़ती है, न सिर्फ पकड़ती है बल्कि इसके बाद ये मामला कोर्ट में जाता है और एक अनोखा मुकदमा शुरू होता है। वो पूरी कहानी आपको सुनाऊं उससे पहले आपको ऐसे ही एक कत्ल और हुआ था जिसमें अजीब चीज़ ये थी कि कत्ल के बाद लाश को ठिकाने लगाने का जो तरीका था वो उससे पहले इस देश ने सुना ही नहीं था कि किसी इंसान को मारकर उसे तंदूर के अंदर डाल दिया जाए। तो कुकू FM ऐप पर आप ऑडियो बुक में तंदूर कांड ये कहानी सुन सकते हैं, जिसने न सिर्फ दिल्ली बल्कि पूरे देश को दहलाया था। सुशील शर्मा जो एक NSUI का या यूथ कांग्रेस का उस वक्त लीडर था, उसने अपनी ही वाइफ नैना साहनी का कत्ल क्यों किया, कैसे किया, और फिर लाश को ठिकाने लगाने का ये अजीबो गरीब ख्याल उसके जहन में आया तो कैसे आया। पूरी डिटेल विस्तार के साथ कुकू FM ऐप पर आप ये कहानी सुन सकते हैं, तंदूर कांड। तो कुकू FM देश का बेस्ट ऑडियो शो प्लेटफॉर्म है। 15 लाख से ज़्यादा इसके एक्टिव हिंदी पेड सब्सक्राइबर हैं और हर महीने यहाँ लगभग 42 आवर्स घंटे के कंटेंट्स के साथ ये और भी आगे बढ़ रहा है। 10,000 से ज़्यादा ऑडियो बुक हैं कुकू FM ऐप पर, जो आप कहीं भी कभी भी सुन सकते हैं, हिंदी में सुन सकते हैं। इनमें बायोग्राफी, बिजनेस, क्राइम, एंटरटेनमेंट, पॉलिटिक्स, रहस्य, रोमांच, तमाम तरह की बुक हैं। और क्राइम तक फैमिली के लिए खास ऑफर है कुकू FM ऐप की तरफ से, और वो ऑफर है इस बार 50% डिस्काउंट। तो यानी आप पहले महीने के लिए सिर्फ 49 रुपीज़ में सब्सक्रिप्शन हासिल कर सकते हैं और 10,000 से भी ज़्यादा जो ऑडियो बुक का खजाना जहाँ चाहें जब चाहें सुन सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो लिंक में जाएं और क्राइम तक फैमिली के लिए क्राइम 50 कूपन कोड है, उसका इस्तेमाल करें और 50% डिस्काउंट पाएं। 99 रुपीज़ का सब्सक्रिप्शन पहले मंथ के लिए सिर्फ 49 रुपीज़ में। कहानी केरल के कोल्लम जिले की है। एक नौजवान जिसकी उम्र 33-34 साल, नाम प्रशांत नाम्बियार, इसी केरला के कोल्लम डिस्ट्रिक्ट में रहा करता था। शादी हो चुकी थी, कारोबार ठीक चल रहा था, वो स्टूडेंट्स को अपने म्यूज़िक सिखाया करता था। वाइफ हुई, उसके बाद एक बेटा हुआ 2019 में। बेटे का नामकरण समारोह था और उसी समारोह में बहुत सारे मेहमान आए और उनमें एक मेहमान थी उसकी वाइफ की दूर की एक रिश्तेदार जिसका नाम था सुचित्रा पिल्लई। सुचित्रा की उम्र करीब 45 साल थी, 44-45 साल, और वो प्रशांत नाम्बियार से मतलब लगभग 10 साल बड़ी। तो उस नामकरण में दोनों की मुलाकात हुई। चूंकि प्रशांत की वाइफ की रिश्तेदार थी तो दोनों अच्छे से मिले, बल्कि वो उनके सबके सामने एक तरह से बहन ही बोलता था, जीजी या एक जीजी दीदी को जो बोलते हैं उधर। तो घर वाले भी इस रिश्तों को मान रहे थे कि वाइफ की दोस्त रिश्तेदार हैं दूर की, तो ये दोनों भी वैसे ही हैं। लेकिन कहानी धीरे धीरे इस तरह आगे बढ़ती है कि जो सुचित्रा थी, इसकी पहली शादी नाकाम हुई, डिवोर्स हो गया। फिर दूसरी शादी की घर वालों ने, दूसरी शादी भी उसकी नाकाम हो गई। अब सुचित्रा का मन शादीशुदा जिंदगी से ऊब चुका था। उसे लगा कि ये शादी बेकार की चीज़ें हैं। उसने तय कर लिया कि अब जिंदगी में वो कभी शादी नहीं करेगी। 2 शादियों का जख्म उसके सीने पर था और इसलिए अब उसने शादी का फैसला त्याग दिया। धीरे धीरे वक्त बीता, फिर उसने तय किया कि यार शादी तो करेंगे नहीं, लेकिन पूरी ज़िंदगी पड़ी हुई है,
एक बच्चा होना चाहिए। अब लेकिन बिना शादी के एक बच्चा कैसे, ये समाज कैसे एक्सेप्ट करेगा? कोई भी नहीं करेगा हमारे देश में, इस हमारे समाज में। इसी दौरान अब सोशल मीडिया पर प्रशांत था, नामकरण में आमने सामने दोनों मिल चुके थे, दूर की रिश्तेदार थी उसकी वाइफ की। तो सोशल मीडिया के दौरान अब दोनों एक दूसरे से और ज़्यादा करीब आ जाते हैं और उसी सोशल मीडिया पे अब दोनों फ्रेंड टाइप हो गए। धीरे धीरे बात होती है, फिर एक दो मुलाकात होती है। अब प्रशांत और सुचित्रा दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं, प्यार करने लगते हैं। अब यहाँ कहानी यह है कि सुचित्रा जो है वो प्रशांत की वाइफ के दूर के रिश्तेदार। प्रशांत शादीशुदा, सुचित्रा 2 बार डिवोर्स हो चुका है, तलाकशुदा, उम्र में 10 साल बड़ी, लेकिन दोनों का इश्क परवान चढ़ रहा है। धीरे धीरे वक्त बीता, सब कुछ ठीक चल रहा था, दोनों मिलते जुलते, जब मौका मिलता किसी को पता नहीं चलता। उनके ये रिश्ते जो थे वो इसी तरीके से ढके छुपे थे। इस दौरान में प्रशांत ने कुछ, चूंकि सुचित्रा के पास बहुत सारे पैसे भी थे, लगभग 2.25 लाख रुपए सुचित्रा से उसने उधार भी लिए। सब ठीक चल रहा था, साल भर इन दोनों के रिश्ते, इन दोनों की जो रिलेशनशिप थी वो ठीक ठाक थी और किसी के सामने अब तक ये सच सामने आया नहीं था। लेकिन 2020 में कोरोना के आने से पहले, जस्ट जब कोरोना ने देश में दस्तक दिया, उससे पहले ये कहानी एक अजीब मोड़ ले लेती है। होता यह है कि 2020 शुरू होते ही सुचित्रा प्रशांत के सामने एक ऑफर रखती है। कहती, देखो मुझे मालूम है तुम शादीशुदा हो, हमारी शादी होगी नहीं, उम्र का भी फासला है, और मैं अब किसी और से शादी करूंगी नहीं, मुझे एक बच्चा चाहिए और वो बच्चा तुमसे चाहिए। अब ये सुनकर प्रशांत घबरा गया। उसे लगा कि ये कैसे मुमकिन है, एक तो ऑलरेडी मैं मैरिड हूं, ऊपर से इधर बच्चा चाहिए। कल को हो गया बच्चा और उसने फिर क्लेम कर लिया कि बच्चे के बाप का भी नाम चाहिए, तो फिर मैं कहीं का नहीं रहूंगा। अब उसने टालना शुरू किया, लेकिन इधर यह भी था कि उसने 2.25 लाख रुपए भी ले रखे थे, पैसे लौटा नहीं रहा। इधर अब वो फोर्स कर रही। उसे लगा कि अब अगर उसने अपनी जिद पकड़ ली और सचमुच उसे बच्चा चाहिए, तो फिर उसके बाद उन दोनों के रिश्ते जो है वो आम हो जाएंगे और ये उसके लिए ठीक नहीं है। लेकिन उधर सुचित्रा लगातार उसको फोर्स कर रही थी कि तुमसे शादी नहीं करूंगी, लेकिन तुमसे ही एक बच्चा चाहिए। अब उसे कुछ समझ नहीं आ रहा। उसे लगा कि ज़्यादा दिन टाल नहीं सकते। तभी उसने फैसला किया कि एक ही सूरत में बच सकते हैं और वही है कि सुचित्रा को रास्ते से हटा दें। अब उसने प्लानिंग करनी शुरू की। सबसे पहले अखबारों, मैगजीन से, सीरियल से उसने ढूंढना शुरू किया कि कोई रास्ता मिले। कहीं मिला नहीं। तो एक रात उसने गूगल सर्च किया और गूगल पे उसने लिखा कि हाउ डिड किल हिज वाइफ। अब इस पे उसके जो भी तरीके आए, लेकिन जब उसने ये सर्च किया तो गूगल सर्च इंजन में ये हिस्ट्री में रिकॉर्ड हो गया। अब इधर उसने सर्च कर लिया, उसे तरीका पता चल गया। अब उधर दूसरी प्लानिंग थी कि कत्ल कहाँ कब करना है। तरीका तो गूगल ने बता दिया था। तब इसने फिर सुचित्रा को फ़ोन किया और उससे कहा कि क्यों ना हम 2-3 दिन के लिए मिले, मेरी बीवी और बच्चे सब अपने मायके जा रहे हैं, तो घर पे कोई है नहीं, तो तुम 2 दिन के लिए आ जाओ। अच्छा, वो ब्यूटिशियन का कोर्स करती थी, मतलब पढ़ाती थी सुचित्रा, और जो ब्यूटिशियन का कोर्स कर रहे हैं, नए नए लोग सीखने आते हैं, उनको वो ट्रेनिंग देती थी। तो उसने भी कहा ठीक है। इसके बाद सुचित्रा अपने घर वालों से झूठ बोला। 17 मार्च को उसने कहा कि मुझे एक ऐसे ही बच्चों को पढ़ाने के लिए बाहर जाना है शहर से, और वो निकल गई 17 मार्च को। 17 मार्च को निकलती है, उसके बाद वो 18 मार्च को पहुंचती है सीधे प्रशांत के पास। इसके बाद प्रशांत उसे अपने घर ले जाता है। इस दौरान उसने अपनी बीवी और बेटे को मायके भेज दिया और बोला कि 1 हफ्ते के बाद तुम लोग आओगे। अब वो दोनों चले गए। 20 मार्च की रात, जब सुचित्रा के साथ वो एक दिन रह चुका, तो 20 मार्च 2020 की रात आई। उस रात दोनों अकेले घर में थे। अच्छा, उसने जब सुचित्रा उसके घर आने वाली थी तो उसने कहा था कि तुम काले लिबास में आना, बिल्कुल काले कपड़े पहनकर। उसके घर के इर्द गिर्द बहुत अंधेरा हुआ करता था और अगर कोई काले कपड़े में आए तो बहुत गौर से ना देखो तो पता नहीं चलता था कि कोई चला आ रहा है, मतलब एक साय टाइप का दिखाई देता था। ये भी नहीं अंदाज़ा होता था कि मेल है फीमेल है। तो उसने सुचित्रा को काले लिबास में बुलाया। घर आई सुचित्रा। उसके बाद उसने उसके साथ रहा। 20 तारीख को अचानक उसने घर के ही एक लैंप से बिजली के तार को अलग किया और उस तार को अपने साथ लेकर आया। सुचित्रा लेटी हुई थी। वो अचानक मौका देखते उसके गले में वो तार डालता है। सुचित्रा विरोध करती है। वो उसके सीने पर बैठ जाता है और फिर अपने दोनों हाथों से उस तार को तब तक खींचता रहता है जब तक सुचित्रा की जान नहीं चली गई। थोड़ी देर के बाद वो चेक करता है, सुचित्रा की नब्ज, सांसें सब बंद हो चुकी थी। इसके बाद वो लाश को चादर से ढक देता है। चादर से ढकने के बाद अब उसी घर में वो आराम से 1-2-3 घंटे सोचता है कि अब आगे क्या करना है। फिर उसे कोई आइडिया नहीं आता क्या करूँ। फिर वो अपना लैपटॉप खोलता है
दोबारा गूगल में जाता है और गूगल में टाइप करता है हाउ टू डिस्पोज ऑफ द बॉडी। इसके बाद कुछ फिल्में देखता है लाश को ठिकाने लगाने की। जब ये सब कुछ हो जाता है तो फिर वो लाश के कुछ टुकड़े करता है, उसके पहने हुए गहने को उतारता है और उसके ठीक घर के पीछे एक गहरा गड्ढा था, उसमें ले जाकर उसको लाश के टुकड़ों को और लाश को दफना देता है। ऊपर से पत्थर वत्थर रख देता है मट्टी डालने के बाद। जो उसके कपड़े थे वो सारे कपड़े जो है वो जला देता है। ये सब काम करने के बाद अब देर रात उसी दिन 20 से अब 21 मार्च की रात हो गई, वो सुचित्रा के मोबाइल को लेता है और निकल लेता है। निकलने के बाद करीब 75-80 किलोमीटर दूर जाता है और दूर जाने के बाद एक लोकल पुलिस स्टेशन था, वहाँ पहुँचता है। उस लोकल पुलिस स्टेशन के जब करीब जाता है तो वहाँ सुचित्रा के मोबाइल को जब उसने अपने घर से लिया था तो इसने पहले ही बताया था कि तुम अपने मोबाइल को बंद रखना, इसलिए कि लोकेशन से पता चल जाएगा। अब आजकल लोग जागरूक हैं तो तुम्हारे घर वालों को भी पता चल जाएगा कि तुम पढ़ाने नहीं गई है, मेरे पास आई हो। तो जब सुचित्रा इसके घर आ रही थी जिस 17 मार्च को और 18 को पहुंची तो इसे गांव से एंट्री से पहले ही उसने अपना मोबाइल बंद कर दिया था, चूंकि उसको ऐसा कहा था प्रशांत ने। अब उसी बंद मोबाइल को लेकर यह कत्ल के बाद और लाश को ठिकाने लगाने के बाद निकल जाता है और अपने घर से करीब 80-85 किलोमीटर दूर एक पुलिस स्टेशन के पास रुकता है। सुचित्रा का मोबाइल ऑन करता है और कुछ देर उसको ऑन छोड़ देता है। ऑन छोड़ने के बाद 10-15 मिनट अब वो उस मोबाइल को वहीं पे पत्थर से कुचल कर तोड़ देता है, सिम तोड़ देता है और पास में एक नाला था, वहीं नाले में सुचित्रा का मोबाइल सिम सब फेंक देता है। ऐसा करने के पीछे उसका मकसद ये था कि जब वो मोबाइल का लास्ट लोकेशन कल को पुलिस ढूंढेगी, क्योंकि सुचित्रा तो मिलेगी नहीं, मर चुकी है, तो पुलिस ढूंढेगी लास्ट लोकेशन, तो लास्ट लोकेशन निकलेगा उस पुलिस स्टेशन के पास जो उसके घर का रूट ही नहीं है। तो फिर पुलिस गलत रास्ते पर अपनी जांच करेगी और यही सोचकर उसने मोबाइल को वहां ऑन किया और उसके बाद डिस्ट्रॉय कर दिया। उसके बाद ये वापस घर आ गया। अब सुचित्रा घर से ये कह गई थी 17 को कि वो 21 या 22 को लौट आएगी। 21 बीत गया, 22 बीत, सुचित्रा नहीं लौटी, मोबाइल उसका बंद, उसकी माँ लगातार फ़ोन कर रही है, कोई खबर नहीं। फिर उसने बताया था कि वो किस शहर में जा रही है जहाँ पर उसको ब्यूटिशियन का ये लेक्चर देना है, क्लास देना है। उससे जहाँ वो काम करती थी पहले वहाँ पूछा कि आप लोगों ने इसे भेजा है, तो वो चौंक गए। उन्होंने कहा हमने तो कहीं नहीं भेजा। अब वो घबरा गई। फिर उसने जिस जगह का नाम बताया उस ब्यूटिशियन कंपनी जहाँ ये काम करती थी उसके थ्रू उस शहर के कि यहाँ पे कोई लेक्चर था, कोई क्लास थी, पता चला नहीं ऐसा कुछ नहीं था। तो अब ये साफ हो गया कि सुचित्रा झूठ बोलकर घर से निकली थी और कुछ ना कुछ गड़बड़ है, क्योंकि उसका मोबाइल भी बंद है और उसका कोई अता पता नहीं है। इसी के बाद परेशान माँ बाप 23 मार्च को 2020 पुलिस स्टेशन में जाकर सुचित्रा की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखा देते हैं। अब सुचित्रा की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाने के बाद पुलिस तफ्तीश करती है। सबसे पहले सुचित्रा के CDR यानी कॉल डिटेल रिकॉर्ड को निकालती है। तो एक तो पहले आया कि आखिरी लोकेशन ये पुलिस स्टेशन, पुलिस की एक टीम वहाँ गई, तो यहाँ पे वो कामयाब हो गया था अपनी साजिश में प्रशांत, लेकिन वहाँ से कोई क्लू मिला नहीं, मिलता भी नहीं, क्योंकि मोबाइल तो उसने ऑन किया था खुद। अब वहाँ से कुछ मिला नहीं, आखिरी लोकेशन पर आकर पुलिस अटक गई। फिर पुलिस ने कहा चलो पुराने CDR से कुछ क्लू मिलता है। तो जब उसके पुराने कॉल डिटेल रिकॉर्ड निकालने शुरू किए तो उसमें प्रशांत का नंबर मिला। लगातार बातें करते थे दोनों, लंबी लंबी बातें करते थे। अब पुलिस ने सुचित्रा के सोशल मीडिया अकाउंट में झांकना शुरू किया। जब वहाँ झांकना शुरू किया तो वहाँ पे भी दोनों मौजूद थे। तो जितने भी कॉल डिटेल रिकॉर्ड थे उसमें सबसे ज़्यादा बार जो बातें होती और सबसे ज़्यादा देर तक बातें होती वो यही प्रशांत था। तो पुलिस के रडार पे सबसे पहले प्रशांत आ गया। अब इसके बाद एक पुलिस की टीम प्रशांत के पते पर पहुंची। प्रशांत से पूछताछ हुई। प्रशांत पहले से ही अपनी प्लानिंग करके बैठा था, तैयार था। उसने अपने सारे मोबाइल से जितने भी चैट थे, व्हाट्सअप या फिर कॉल डिटेल, वो सब डिलीट कर दिया था, क्योंकि उसे मालूम था कि पुलिस एक दिन ढूंढते हुए उस तक आएगी। वो सब डिलीट कर दिया, जितने पिक्चर हैं सब डिलीट कर दी। अब पुलिस आई, पुलिस ने उसके मोबाइल को कब्जे में लिया, पूछताछ की। उसने कहा नहीं इधर मैं तो मिली नहीं। उसने कुछ झूठ बोला कि उसका एक और दोस्त बॉयफ्रेंड हुआ करता था वो फलाने जगह, लेकिन वहाँ भी कुछ मिला नहीं। पुलिस कई बार पूछताछ कर चुकी, कोई सुराग नहीं मिला। मोबाइल हर जगह से जब खाली हाथ हो गए तो पुलिस को लगा कि कैसे सच्चाई निकाले, और दूसरा आकर सिरा वहीं पर रुक रहा है प्रशांत पर, क्योंकि उसकी ज़िंदगी में और कोई है नहीं। तब फिर पुलिस ने फॉरेंसिक टीम की मदद ली और कहा कि एक मोबाइल है जिसमें सब कुछ डिलीट है। तो फॉरेंसिक टीम ने कहा ठीक है हम डिलीटेड आइटम को निकालते हैं, रिट्रीव करते हैं। अब उन्होंने डिलीटेड आइटम को रिट्रीव किया तो उसमें व्हाट्सअप चैट भी मिले, कुछ फोटोग्राफ्स भी मिले जो उन दोनों के रिश्तों की चुगली खा रहे थे।
अब जब ये सारी चीज़ें मिल गई, लेकिन प्रशांत अभी अपने बयान पे कायम। अब किसी के साथ रिश्ता हो तो ज़रूरी नहीं है कि सामने वाला कातिल ही हो, तो एक पुख्ता सबूत चाहिए था उसको गिरफ्तार करके जेल में कोर्ट में पेश करने के लिए, और वो सबूत कोई था नहीं। वो अपनी मुंह खोल नहीं रहा था, पुलिस के पास और कोई ऐसा वो नहीं मिल रहा सिवाय ये कि इन दोनों के रिश्ते हैं। अब क्या करे ऐसे में पुलिस? तो फिर पुलिस ने अपना दिमाग लगाया। उसने कहा जब कोई विटनेस नहीं है, जब कोई सबूत नहीं है, गवाह नहीं है, तो चलो आधी चीज़ें फॉरेंसिक साइंस ने किया, उसके फ़ोन के अंदर झांक कर, बाकी चीज़ें भी फॉरेंसिक से निकालते हैं। अब उन्होंने उसके लैपटॉप और बाकी चीज़ें जो सोशल मीडिया के अकाउंट थे उसमें झांकने का फैसला किया। तो ऐसे ही झांकते झांकते जब वो प्रशांत के लैपटॉप के जरिए उसके गूगल अकाउंट में गए, तो गूगल सर्च इंजन जो है, हम जो भी टाइप करते हैं और लिखते हैं या हम ढूंढते हैं, जैसे सपोज अगर मैं टाइप करूं कि इंडिया का सबसे बिगेस्ट क्रिमिनल कौन है, नाम आने शुरू हो जाते हैं। लेकिन वो जो मैंने टाइप किया वो कहीं ना कहीं स्टोर हो गया, वो हिस्ट्री में जा चुका है। तो कल को इसीलिए कई बार होता है कि लोग कैसे पकड़े जाते हैं, हाउ टू मेक ए बॉम्ब, अब आपने तो टाइप कर दिया, कल को अगर वो हाथ लगा या कहीं किसी के थ्रू पता चला कि यहाँ तो यार ये बॉम्ब बनाने का तरीका ढूंढ रहा है, तो पहले तो पुलिस आपको पकड़ेगी कि ये क्या बदमाशी है। तो इसी तरह से अब एक्सपर्ट्स ने गूगल सर्च इंजन के जरिए प्रशांत की उन चीज़ों, उन हिस्ट्री में झांकना शुरू किया जो उसने हाल में किया, और वहीं जब वो गई तो वो डेट बड़ा मैच कर गया। जिस दिन ये घर से निकली थी उस दिन गूगल सर्च हो रहा था प्रशांत के कि हाउ डिड किल हिज वाइफ, और फिर जिस रात कत्ल हुआ उस रात एक और गूगल सर्च इंजन ने गवाही दी कि हाउ टू डिस्पोज द बॉडी। तो जब ये दोनों चीज़ें मिली तो पुलिस को यकीन हो गया, एक आम शख्स जिसको कोई काम नहीं है क्राइम से, ना वो पुलिस में है, ना क्रिमिनल है, ना डॉक्टर है, तो फिर वो कत्ल करने या लाश को ठिकाने लगाने की बात क्यों टाइप करेगा। जब ये चीज़ें आई तब फिर पुलिस ने उससे पूछताछ की, हालांकि वो तब तक मुकरता रहा, लेकिन फिर पुलिस ने उसके आसपास की तलाशी लेनी शुरू की। तो जब तलाशी लेनी शुरू की तो जितने भी जगह थे उसको छान मारे, पीछे फिर वो गड्ढा मिला, उस गड्ढे से लाश के कुछ अंश मिले, जलाए हुए कपड़ों के कुछ राख मिले, और इन सारी चीज़ों को फॉरेंसिक लैब में भेजा गया। फिर डीएनए हुआ, मैच कर गया कि ये सुचित्रा के हैं। अब भी लेकिन दिक्कत ये थी कि ये सारी चीज़ें मैच कर गई, लेकिन कोई विटनेस नहीं, कोई ऐसा सबूत नहीं कि उसने कत्ल किया, कैसे किया, किस चीज़ से किया, लेकिन साइंटिफिक एविडेंस आ रहे हैं। तो डीएनए मैच करने के बाद जो पुलिस ने अपनी चार्जशीट की पूरी कहानी तैयार की वो ये कि 17 मार्च को सुचित्रा घर से निकलती है, 19th 20th को वो यहाँ पे रहती है, और इस दौरान में इसके जो मोबाइल का लोकेशन था ये लगातार घर पर था। फिर इसकी बीवी और बेटे के घर में उस वक्त अपने मायके भेजने की कोई वजह नहीं थी, कभी ऐसा हुआ नहीं। अचानक में उन लोगों के फैमिली से जब बयान लिया गया तो उन्होंने कहा कि हमें तो पता ही नहीं था 17 से पहले कि हमें खुद जाना, बीवी और बच्चे ने कहा। तो ये सारे जो सर्कमस्टांशियल एविडेंस थे इनको एक एक कर पुलिस ने जोड़ा और उसके बाद कोर्ट में पेश किया। जब कोर्ट में पेश किया तो फिर आखिरकार कोर्ट में ये मुकदमा चला और एक ऐतिहासिक फैसला था कि कोर्ट ने, केरल की कोल्लम कोर्ट ने इस मामले में प्रशांत कुमार को उम्र कैद की सजा सुनाई, लेकिन उम्र कैद के साथ साथ साल भी लिख गया और साल लिखा 14 ईयर्स। तो प्रशांत कुमार को इस कत्ल के लिए, जिसमें कोई सबूत नहीं, कोई गवाह नहीं, उम्र कैद की सजा हुई और साथ ही 14 साल लिखा गया, यानी 14 साल के बाद वो रिहा हो जाएगा। तो 2020 से वो अरेस्ट है, 3 साल हो गए, शायद 11 साल और या अच्छे चाल चलन की वजह से 9-10 साल में बाहर आ जाएगा। लेकिन ये केस अपने आप में हिस्टोरिकल या ऐतिहासिक इसलिए है कि इस केस को थ्रूली शुरू से आखिर तक सिर्फ फॉरेंसिक एविडेंस के बेस पे ही केरल पुलिस ने खड़ा किया और अदालत में कन्विक्शन हुई और प्रशांत को सजा हुई। तो गूगल सर्च इंजन एक छोटी सी चीज़ जिसने प्रशांत का पूरा पोल खोल दिया। ये थी आपकी जो कहानी है सीरियल किलर की। इस कत्ल के पीछे जो उसका मोटिव, जो मकसद, जो उसकी सोच है वो बेहद अजीब थी। ये कहानी है एक ऐसी लड़की की जिसका बचपन ठीक ठाक था, लेकिन उसे लगता था कि ठीक ठाक नहीं है। कहानी है क्रांजा की। क्रांजा एक लड़की जिसका जन्म हुआ मैक्सिको में। उसके फादर एक राइटर थे, लेखक थे, लेकिन बेहद सख्त थे अपने बच्चों को लेकर। उनका ये मानना था कि बच्चे पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दें, फालतू दोस्तों के साथ वक्त न बिताएं, और इसीलिए वो थोड़े स्ट्रिक्ट भी थे और बच्चों को ये बुरा लगता था। उसमें क्रांजा भी थी। कुछ वक्त के बाद क्रांजा के पिता मैक्सिको से शिफ्ट होकर स्पेन पहुंच जाते हैं। वहाँ स्पेन में उन्हें अच्छी जॉब मिल जाती है और वो वहीं काम कर रहे होते हैं। अब क्रांजा की भी पढ़ाई लिखाई वहीं होती है और बेहद ज़हीन पढ़ने लिखने में क्रांजा।
थ्रू आउट उसने अपने स्कूल में टॉप किया। स्कूलिंग करने के बाद अब उसका कॉलेज में दाखिला हो गया, लेकिन यह था कि बड़ी होने के साथ साथ अब भी उसके पिता का बर्ताव अपने बच्चों को लेकर वैसे ही सब था कि दोस्तों से कम मिलना है, वक्त कम बर्बाद करना है, पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दो, अच्छे इंसान बनो, कामयाब बनो, जो हर माँ बाप का होता है। और ये बात क्रांजा को बड़ी तकलीफ देती थी। उसे लगता था कि उसके पिता कुछ ज़्यादा ही उन लोगों के साथ सख्त है, तो ये हमेशा ये चीज़ जो है उसके जहन में रहती थी। अब वो इसके बाद कॉलेज में पहुंच गई। इत्तेफाक से कॉलेज जाने के बाद एक लड़के से उसे प्यार हो जाता है। अब जब उसे प्यार हुआ तो क्रांजा के अंदर एक शुरू से ही बच्चों को लेकर एक दूसरी भावना थी। उसे लगता था कि वो भी एक दिन माँ बने और उसके बहुत सारे बच्चे हों। अब कॉलेज में अब वो बड़ी हो गई, बालक भी हो गई और एक उसका बॉयफ्रेंड बन गया। उसने कहा कि अब इससे पहले कि कुछ और हो, कोई रुकावटें आए, घर वालों को कुछ इसके बारे में, बॉयफ्रेंड के बारे में पता चला तो हमेशा की तरह पिता ने डांटा। तो उसे लगा कि उसका बॉयफ्रेंड उसकी ज़िंदगी से दूर ना चला जाए, इसलिए उसने आनंद फानंद में बिना घर वालों को बताए उससे सगाई कर ली, इंगेजमेंट। सगाई के बाद अब दोनों कॉलेज में पढ़ाई भी कर रहे थे, घर वालों को पता नहीं था, लेकिन थोड़ा सा वक्त बीता और इन दोनों का ब्रेकअप हो गया। क्रांजा का बॉयफ्रेंड उसे छोड़कर चला गया। ये बात क्रांजा के दिल में एक तरह से घर कर गई। उसे बहुत बुरा लगा कि उसके बॉयफ्रेंड ने उसे डिच किया, धोखा दिया है। उसे इतनी नफरत हो गई अपने बॉयफ्रेंड से कि उसने कहा कि इसको मार डालूंगी। धीरे धीरे वक्त बीता। अब उसने सोचा कि कैसे मारूं, कैसे बदला लूं। फिर एक रोज उसने कहा कि इसकी कार का ब्रेक फेल कर देते हैं, और उसने अपने उसी बॉयफ्रेंड का, एक्स बॉयफ्रेंड की कार का ब्रेक फेल कर दिया। अब यह था कि कार वो चलाएगा और उसके बाद एक्सीडेंट होगा, उसकी मौत हो जाएगी। लेकिन इत्तेफाक से जब उसका बॉयफ्रेंड कार में बैठा तो उसी वक्त उसने अंदाज़ा हो गया, चेक कर लिया कि शायद ब्रेक फेल है, तो उस गाड़ी को इतनी स्पीड पर ले भी नहीं गया और उसकी जान बच गई। अब जब ये बात क्रांजा को पता चली तो उसे फिर अफसोस हुआ। उसके बाद लगा कि ये सब बेकार है, छोड़ दो ये देश। अब वो स्पेन से जर्मनी पहुंच गई। जर्मनी अपना बिना माँ बाप को बताए हुए वहाँ जाने के बाद उसने छोटे मोटे काम किए। काम करने के बाद अब धीरे धीरे अलग अलग घरों में नौकरी कर रही थी। इसी दौरान में एक आइसक्रीम पार्लर में उसने नौकरी करनी शुरू की। जब आइसक्रीम पार्लर में उसने नौकरी करनी शुरू की तो वहीं उसकी मुलाकात एक शख्स से हुई जिसका नाम था होलगर। अब होलगर उस आइसक्रीम पार्लर में काम नहीं करता, लेकिन आकर अक्सर उस पार्लर में आसपास रहता, बैठता। इधर क्रांजा का भी कोई दोस्त था नहीं जर्मनी में। धीरे धीरे दोनों में बातचीत हुई, बातचीत आगे बढ़ी, दोनों में प्यार हो गया। प्यार होने के बाद अब क्रांजा ने कहा कि ये शख्स ठीक है, इससे शादी कर लेते हैं। हालांकि उससे उम्र में करीब 14-15 साल बड़ा था, लेकिन क्रांजा ने होलगर से शादी कर ली। शादी करने के बाद दोनों कुछ वक्त तक सब कुछ ठीक चला, लेकिन फिर झगड़ा होने लगा। तो इन लोगों ने कहा कि कुछ माहौल बदलते हैं, शायद झगड़ा ना हो। तो दोनों ने जर्मनी छोड़कर फैसला किया कि ऑस्ट्रिया में जाते हैं, वहीं कोई नौकरी करेंगे दोनों और वहीं अपना घर बसाएंगे। तो पति पत्नी यानी कि क्रांजा और होलगर ये दोनों जर्मनी छोड़ते हैं और ऑस्ट्रिया पहुंच जाते हैं। ऑस्ट्रिया के वियना में जाते हैं, थोड़े दिन इधर उधर नौकरी ढूंढते हैं। फिर ये लोग कहते हैं कि चलो जो अपनी सेविंग है उससे हम लोग, चूँकि आइसक्रीम पार्लर में ये काम कर चुके थे पहले दोनों ही, तो क्रांजा आइडिया देती कि हम लोग वियना में एक आइसक्रीम पार्लर खोल लेते हैं। पैसे थे, दोनों ने वियना में एक छोटा सा आइसक्रीम पार्लर खोल लिया। अब आइसक्रीम पार्लर खोल लिया, ज़िंदगी अब सब कुछ ठीक ठाक चल रही थी, दुकान चल गई। लेकिन इधर क्रांजा के मन में अभी भी था कि वो माँ नहीं बन पा रही है। शादी को काफ़ी वक्त हो गया था। अब पार्लर खोलने के बाद माँ इधर बन नहीं रही है, घर में फिर से झगड़ा शुरू हो गया। इस झगड़े के दौरान में अब पति पत्नी में दूरी आ रही है। अब इसी दूरी के बीच में अचानक क्रांजा की ज़िंदगी में एक और लड़का आ जाता है। उसका नाम था मैनफ्रेड हिंडरबर्ग। अब हिंडरबर्ग जब उसकी ज़िंदगी में आता है, दोनों एक दूसरे से प्यार कर लेते हैं, फिर दोनों एक दूसरे के साथ संबंध बना लेते हैं। कुछ वक्त के बाद क्रांजा के पति को यानी कि होलगर को ये बात पता चल जाती है। जब ये बात पता चल जाती है तो दोनों पति पत्नी में झगड़ा होता है। फिर डिसाइड होता है कि हम दोनों अलग हो जाएंगे, डिवोर्स लेंगे। दोनों पति पत्नी तलाक ले लेते हैं। लेकिन तलाक लेने के बावजूद दोनों रहते एक घर में। उसकी वजह ये थी कि आइसक्रीम पार्लर दोनों के नाम पर था, दोनों ने बराबर पैसे लगाए थे। तो पति पत्नी में तलाक हो गया, पर एक ही घर में रह रहे और झगड़ा इनमें फिर भी चल रहा है। तलाक के बाद अब होलगर और क्रांजा के बीच में इस बात पे झगड़ा था कि पार्लर ठीक से नहीं चल रहा, उसके जिम्मेदार तुम हो, वो कहती थी तुम हो। अब इधर डिवोर्स से पहले ही उसकी ज़िंदगी में एक दूसरा लड़का आ गया था, यानी क्रांजा की ज़िंदगी का यह तीसरा शख्स था। अब वो उससे मिलती जुलती, उसके साथ वक्त बिताती। ये सब कुछ चल रहा था कि इसी दौरान में 2008 में
एक रोज उसके एक्स हस्बैंड होलकर के साथ घर में लड़ाई होती है इसी आइसक्रीम पार्लर को लेकर। अच्छा, इससे पहले होलकर को एक शौक था शूटिंग का, वो खाली वक्त में जाता और शूटिंग रेंज में वो गोलियां चलाना, शूटिंग रेंज में जो सीखते हैं, तो कई बार उसके साथ क्रांजा भी जाती और वो भी सीखती। तो ये अक्सर शौक था। इनके पास घर में पिस्टल भी थी, लाइसेंसी। 2008 में आइसक्रीम पार्लर को लेकर अब दोनों में झगड़ा हो रहा है। इधर क्रांजा की जिंदगी में एक नया नौजवान हिंटरबर्ग आया हुआ है। उस झगड़े के दौरान अचानक गुस्से में क्रांजा जो है दूसरे कमरे में जाती है, पिस्टल उठाती है और सीधे आती है और अपने एक हस्बैंड होलगर के सर में एक के बाद एक 3 गोली मारती है। होलगर की मौके पर ही मौत हो जाती है। अब मौत के बाद पहली बार क्रांजा घबराती है, उसे लगता है उसने ये क्या किया। फिर बड़े तसल्ली से सोचती है कि अब आगे क्या करूं। इसके बाद उस लाश को वहीं कमरे में रखती है, कोई आता जाता तो था नहीं। फिर रात वहीं बिताती है। अगला दिन होता है, मार्केट जाती है। फिर वैसे ही जैसे आफ्ताब ने श्रद्धा के लिए किया था, कुछ पॉलीथिन खरीदती है, कुछ आरी खरीद कर लेकर आती है, बॉडी कटर और ये सारी चीज़ें। उसके बाद लाश के टुकड़े करती है। लाश के टुकड़ों को वो एक बाथटब में रखती है और फिर बाजार जाती है और बाजार से अब वो कंक्रीट के पेस्ट, एक तरह से आप कहते हैं ना जब प्लास्टर होता है, घर बनता है तो सीमेंट और ये सारी चीज़ों का, तो अब बाथटब पे वो सारे कंक्रीट के पेस्ट को लगाना शुरू कर देती है। अब बाथटब के अंदर लाश के टुकड़े हैं, ऊपर से उसने कंक्रीट के सारे पेस्ट लगा दिए। अब उसे लगा कि ये पेस्ट को घर पे यहाँ पर रखना तो ठीक है नहीं। अच्छा, इत्तेफाक से इससे पहले ये हुआ कि जो उसका तीसरा बॉयफ्रेंड बना हिंटरबर्ग, उसके आइसक्रीम फ्रीजर का बिजनेस था। तो आइसक्रीम फ्रीजर का जो बिजनेस था, तो कुछ फ्रीजर इन लोगों ने वहीं लिए थे आइसक्रीम अपना जो उनका पार्लर था। तो जिस जगह पे आइसक्रीम पार्लर था उसके बेसमेंट में ये लोग फ्रीजर रखते थे और उसी के ऊपर इनका घर था क्रांजा का। तो इसने पति का कत्ल करने के बाद अब उसको बाथटब में बॉडी के टुकड़े किए और ऊपर से कंक्रीट के पेस्ट डालकर उसको बिल्कुल हार्ड बना दिया, सीमेंटेड। फिर अगले दिन 2 मजदूर को बुलाया और कहा कि इस बाथटब को उठाकर बेसमेंट में ले चलो। और बेसमेंट में ले जाने के बाद उसने एक बड़े से फ्रीजर में उस बाथटब को रखवा दिया। बड़े बड़े फ्रीजर थे और फ्रीजर को बंद कर दिया। इसके बाद वो अपनी जिंदगी में फिर से मगन हो गई, मस्त हो गई। और अब उसका जो तीसरा बॉयफ्रेंड था हिंटरबर्ग, उसके साथ रोक टोक करने वाला कोई था नहीं, तो वो उसके साथ अब अपना रहने लगी और आइसक्रीम पार्लर का धंधा भी ठीक ठाक चल रहा था। लेकिन अब हिंटरबर्ग से पति की मौत के बाद, एक हस्बैंड की मौत के बाद, जब वो ज़्यादा उसके साथ रहने लगी, करीब रहने लगी, तब अचानक क्रांजा को एक राज पता चला। उसे पता चला कि हिंटरबर्ग की ज़िंदगी में और भी कई लड़कियां हैं। ये बात उससे बहुत बुरी लगी, बड़ा गुस्सा आया। उसने कहा कि इसके चक्कर में, अच्छा, उसने अपने हिंटरबर्ग को रिझाने के लिए प्लास्टिक सर्जरी, अपने नोज़ और बाकी चीज़ों को भी किए, काफ़ी पैसे खर्च किए ताकि वो सिर्फ उसी का होकर रहे। लेकिन जब उसे ये सच्चाई पता चली तो उसे बहुत गुस्सा आया। उसे लगा कि ये मुझे ठग रहा है। और इसी के बाद फिर 2008 में, पहले मर्डर के 3 महीने के बाद, एक रात जब हिंटरबर्ग सो रहा था, इसने फिर पिस्टल निकाली और उसके सर पे 3 गोली मारी। अब हिंटरबर्ग की भी मौत हो गई। मौत के बाद उसने पहला तरीका अपनाया, लाश के टुकड़े किए, बाथटब में रखा और फिर कंक्रीट के पेस्ट से उसको बिल्कुल साबुत बना दिया, पथरीला। और फिर मजदूर बुलाया, मजदूर को बुलाकर कहा कि नीचे बेसमेंट में रख दो और बेसमेंट में ले जाकर फ्रीजर में डाल दिया। 3 महीने के अंदर 2 लाश, दोनों फ्रीजर में, ऊपर आइसक्रीम पार्लर। अब वो जो बेसमेंट था, वो बेसमेंट ऐसा था कि उसमें और भी दुकानों के फ्रीजर रखे हुए थे, तो जिसके जरिए लोग अपना अपना काम करते थे। और बेसमेंट ऐसा था कि कॉमन था, कोई भी उसमें आ जा सकता था। लेकिन जब दूसरी लाश रखी तब क्रांजा ने उस बेसमेंट में अपना ताला लगा दिया और उसको एक तरह से पर्सनल बना लिया। कुछ दिन हो चुके थे। 2 कत्ल के बाद अचानक क्रांजा की जिंदगी में एक चौथा नौजवान आता है। पहला कॉलेज का बॉयफ्रेंड था, दूसरा जिससे उसने शादी की, तीसरा जिसके साथ उसका अफेयर था, उसने उसको मार डाला। अब इन 2 कत्ल के बाद एक चौथा आता है जिसका नाम है रोनाल्ड। रोनाल्ड उसकी ज़िंदगी में आता है, दोनों बातचीत करते हैं। रोनाल्ड से भी उसे प्यार हो जाता है। रोनाल्ड और क्रांजा दोनों अब शादी कर लेते हैं। तो ये उसकी ज़िंदगी की दूसरी शादी थी। 2 अफेयर, दूसरी शादी, सब कुछ ठीक चल रहा था। इस दूसरी शादी के बाद क्रांजा को दुनिया की सबसे बड़ी खुशी मिलती है। जो सपना था उसका मां बनने का, वो पूरा हुआ, वो प्रेग्नेंट हो गई।
और अब उसने तय किया कि वो अपनी पूरी जिंदगी बड़ी शांति से गुजारेगी। जो उसने पहले किया वो राज रहे, तो फिर ऐसा कुछ नहीं करेगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। दरअसल होता ऐसा है कि रोनेल्ड की जिंदगी में आने के बाद क्रांजा जब प्रेग्नेंट हो गई, उसके कुछ ही वक्त के बाद एक रोज जिस जगह पर आइसक्रीम पार्लर था क्रांजा का, उसके बराबर की शॉप के कुछ पानी के पाइप में प्रॉब्लम आ गई। तो जब पानी के पाइप में प्रॉब्लम आई तो उस दुकानदार ने प्लम्बर को बुलाया और उससे कहा चेक करो। तो पाइप चेक करते हुए वो पाइप जो जा रही थी उस बेसमेंट तक जा रही थी, जो आइसक्रीम पार्लर के नीचे थी और जहां तमाम फ्रीजर रखे हुए थे। प्लम्बर वहां पहुंचा तो देखा पहले तो ताला लगा हुआ, फिर बड़ी हैरत हुई, फिर क्रांजा से चाबी मांगी गई, उसने चाबी दी। प्लम्बर अंदर गया, उसने सारे पाइप चेक किए। पाइप चेक करने के दौरान अचानक उसकी नजर देख पड़ी एक फ्रीजर पर। अब उसने कहा कि ये आइसक्रीम पार्लर है, काम भी कर ही रहा है, तो कई बार ऐसा होता है कि शायद इसमें भी कुछ आइसक्रीम पड़ा हो। उसने एक फ्रीजर खोल डाला। जैसे ही खोला, उस जमी हुई चीजों के बीच एक इंसानी पैर उसको नजर आया। जैसे ही वो पैर देखा, बदहवास भागता है, शोर मचाता है। जिस मालिक के लिए वो आया था वो लोग पहुंच जाते हैं। इसके बाद फ्रीजर के अंदर एक इंसानी पैर को देखकर समझ जाते हैं मामला गड़बड़ है। फौरन पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है, पुलिस आती है, फ्रीजर को निकाला जाता है। 2 बाथटब निकलते हैं, उनमें तमाम जमे हुए इंसानी अलग अलग लाश के टुकड़े मिलते हैं और पता चलता है कि ये दोनों फ्रीजर जो हैं ये क्रांजा के। क्रांजा को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया जाता है। इसके बाद उससे पूछताछ होती है। जब पूछताछ होती है तो फिर पता चलता है कि इस दौरान में क्रांजा का जो एक्स हस्बैंड था, जिससे डिवोर्स हो गया, वो गायब था, तो उसके दोस्त भी ढूंढ रहे थे, और जो दूसरा है वो भी गुम था, उसके घर वाले भी ढूंढ रहे थे। तो फिर कुछ चीज़ों से पता चल गया कि ये दोनों लाशें किसकी है, और क्रांजा ने फिर एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ उसने ये दोनों कत्ल किए। इसके बाद मुकदमा चला। 2010 में क्रांजा को अदालत ने उम्र कैद की सज़ा सुनाई। हालांकि मौत की भी सज़ा थी, लेकिन कहा गया कि, और उसको ये कहा गया कि उसका मानसिक हालत ठीक नहीं है। इस दौरान में जब ये फैसला आया, उससे पहले जब ट्रायल शुरू हुआ, तो गिरफ्तारी के कुछ महीने के बाद ही क्रांजा ने जेल में एक बेटे को जन्म दिया। अदालत ने उसके बेटे को उसके पति रोनेल्ड के कब्जे में दे दिया, हवाले कर दिया, और क्रांजा ने भी इस पर कोई एतराज़ नहीं जताया, तो वो अपने बाप के पास पहुंच गया। इसके बाद उम्र कैद की सज़ा दी गई। 2012 तक वो उस जेल में रही जो महिलाओं के लिए होती है, लेकिन फिर उसके जेल के अंदर कुछ बर्ताव ऐसे थे कि वहाँ के जेल के प्रशासन जो है उनको डर लगने लगा। उन्हें लगा कि ये है तो महिला, लेकिन इस पर शायद मर्द भी काबू ना पाए, और ये जब वायलेंट होती है तो इसकी वजह से बाकी कैदियों को खतरा हो गया। इसके बाद एक कमेटी बैठी, फिर अदालत के पास मामला गया, और ऑस्ट्रिया की हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ कि 2012 में क्रांजा को महिलाओं की जेल से निकालकर एक पुरुष की जेल में भेजा गया और पुरुष की जेल में रखा गया। क्यों? उनकी सोच थी कि बाकी वहाँ पे महिलाओं को खतरा है इसकी वजह से। तो 2012 में क्रांजा का नाम फिर से सुर्खियों में इसीलिए आया था कि ये वियना की हिस्ट्री में पहली बार था जब किसी महिला को किसी पुरुष जेल में भेजा गया। आखिरी खबर आने तक क्रांजा वियना की उसी जेल में उम्र कैद की अपनी सजा काट रही। तो ये थी पटना के करीब फुलवारी शरीफ एक जगह है, वहां की कहानी है। कहानी है शहनाज और जफरुद्दीन की। शहनाज फुलवारी शरीफ में पैदा हुई, वहीं पली बढ़ी, वहीं पढ़ाई लिखाई की। उसके बाद बड़ी हुई, तो जब बड़ी हुई तो उसकी शादी, घर वालों ने कहा कि अब शादी करने का वक्त आ गया है। तो कुछ दूरी पर शायद लखीसराय इलाके में एक लड़का रहा करता था, जफरुद्दीन, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। उसकी नौकरी लग गई सऊदी अरब में। लड़का वहां चला गया, रिश्ते की बात चली, लड़का ठीक ठाक सही कमाने वाला, माँ बाप को भी लगा कि चलो ये शहनाज के लिए अच्छा लड़का है। फिर दोनों की धूमधाम से शादी कर दी गई। शादी के बाद सब कुछ ठीक चला, कुछ वक्त बीता। शहनाज और जफरुद्दीन को 2 बेटे हुए, और जफरुद्दीन अपनी नौकरी सऊदी अरब में कर रहा होता है। धीरे धीरे वक्त बीतता है, फिर वो इंडिया लौटता है और सऊदी अरब में नौकरी छोड़ देता है। इंडिया आने के बाद वो नोएडा में एक कंपनी में नौकरी करना शुरू कर देता है। अपनी बीवी शहनाज को अपने दोनों बेटों के साथ वो पटना से नोएडा बुला लेता है और यहीं वो रहने लगता है। करीब 2 साल हो गए थे उसको नोएडा में रहते हुए।
2 साल के बाद 5 महीने पहले मई के महीने में ईद थी, 3 मई को। तो जफरुद्दीन ने कहा कि चलो बहुत जमाना हो गया, इस बार घर पर चलकर ईद मनाते हैं। फुलवारी शरीफ में अपने ससुराल के घर के बराबर में उसने एक आलीशान घर बना लिया था सऊदी अरब में, जो पैसे कमाता था उसे बचा बचा कर। तो बड़ी खुशी खुशी ये लोग दिल्ली से फ्लाइट से पटना पहुंचे और 1 तारीख को, 3 मई को ईद थी, 1 मई को ये लोग पहुंचते हैं और फिर 2 मई की शाम को जफरुद्दीन अपने बेटों के साथ शॉपिंग करने चला जाता है। फिर खरीदारी ईद की सब करने के बाद वो वापस घर लौटता है, रात को बीवी बच्चों के साथ खाना खाता है और सो जाता है। अगले दिन सुबह, बल्कि 1 मई को वो पहुंचा था, 1 मई को शॉपिंग की थी, 2 मई की सुबह यानी जिस दिन चांद रात होती है, सुबह सुबह उसका बेटा उठा, नींद से जागा, बाहर निकला तो देखता क्या कि ड्राइंग रूम में खून से लथपथ उसके पापा की लाश पड़ी है। जफरुद्दीन की लाश घर के अंदर ड्राइंग रूम में पड़ी थी। पास में एक प्रेशर कुकर पड़ा था और प्रेशर कुकर खून से सना हुआ था और उसको देखकर पहली ही नजर में यह लग रहा था कि इसी प्रेशर कुकर से शायद जफरुद्दीन के सर पर वार किया गया और इसी से उसका कत्ल किया गया। बेटा चीखता है, शोर मचाता है, बीवी भी आती है। अब शहनाज और पूरा घर इकट्ठा हो जाता है, पड़ोसी आ जाते हैं। थोड़ी देर में खबर फैल जाती है। अगले दिन ईद है, उससे पहले घर में मातम पसर जाता है। इसके बाद पुलिस को खबर की जाती है, पुलिस आती है, लाश को कब्जे में लेती है, पोस्टमार्टम के लिए भेजती है। अब तफ्तीश शुरू करती है। पहले घर के लोगों से पूछताछ करती है, पड़ोसियों से पूछताछ करती है, फिर बेटे से पूछताछ होती है। वो बताता है कि मैं नींद से जागा, उठा तो मैंने देखा कि हाँ लाश पड़ी है पापा की। अब रो रो कर बुरा हाल शहनाज, उससे पुलिस पूछताछ करती है कि वो कुछ बताए क्या हुआ। तो बताती है कि शाम को शॉपिंग करने के लिए गए, ईद की खरीदारी करने, रात को आए, हम सबने साथ बैठकर खाना खाया और उसके बाद करीब 3 बजे मुझे कुछ आवाज़ सुनाई दी। तो जब 3 बजे आवाज़ सुनाई दी, मेरी नींद टूट गई। मैं कमरे से बाहर आई तो अचानक 2 लोग मुझ पर झपट पड़े। शायद चोर थे, लुटेरे थे, और उन्होंने छीना छपटी की, मेरा चेन वेन छीन लिया और फिर अचानक पता नहीं उन्होंने मेरे नाक पे हाथ रखा, शायद उनके हाथ में कुछ था और मैं देखते ही देखते बेहोश होकर गिर पड़ी। इसके बाद मुझे कुछ याद नहीं। अब पुलिस को लगा कि यह मामला लूटपाट का है, लेकिन घर से और भी कोई भी चीज गायब नहीं हुई सिवाय शहनाज के उस गले के चेन के अलावा। अब ये बात बड़ी अजीब लगी पुलिस को कि एक कत्ल हुआ, कातिलों ने इस तरीके से मारा, लेकिन बिना लूटपाट किए वो चले गए। इसका मतलब है कि कातिल शायद लूटपाट के इरादे से नहीं आया, बल्कि किसी दुश्मनी की वजह से आया। अब पुलिस ने तमाम लोगों से पूछताछ की तो पता चला कि जफरुद्दीन बेहद शरीफ इंसान, वैसे भी ज्यादातर बाहर रहा, यहाँ किसी को जानता नहीं, किसी से क्या दुश्मनी हो सकती है। और घर में पैसे भी थे, गहने भी थे, पर उन्होंने लूटपाट नहीं की। पुलिस को यहीं से खटका हुआ कि मामला कुछ गड़बड़ है। अब पुलिस ने घर की सारी एंट्री और एग्जिट देखना शुरू किया तो ये पाया कि इस घर के जो एंट्री और एग्जिट पॉइंट एक ही दरवाजा है, मेन सदर गेट, जहां से आप अंदर आ सकते हैं और जहां से आप बाहर जा सकते हैं। घर में दाखिल होने के लिए कोई दूसरा रास्ता ही नहीं, ना दूसरा दरवाजा है। अब जब एक ही दरवाजा, तो चोर या लुटेरे घर के अंदर कैसे दाखिल हुए, ये सवाल पुलिस के मन में। पुलिस ने घर के लोगों से पूछा, शहनाज से पूछा, तो उसने कहा कि हो सकता है शायद दरवाजा बंद करना भूल गई। अब यहां पे पुलिस को थोड़ा और खटका होता है कि आमतौर पर किसी भी घर में जब लोग सोते हैं और एक ही दरवाजा होता है तो घर के एक नहीं कई लोग चेक करते हैं, और यहां पे साफ था कि घर के अंदर फोर्सफुल एंट्री नहीं हुई है। मतलब कोई भी जो आया है वो जबरन नहीं घुसा, क्योंकि दरवाजा टूटा है ना कुंडी टूटी है। जो भी आया है फ्रेंडली एंट्री है, मतलब या तो घर का जानने वाला है या घर के किसी शख्स ने उसको अंदर आने की इजाजत दी है, और उसी के बाद ये हुआ। अब पुलिस के रडार पर शहनाज है, लेकिन शहनाज और इन दोनों के पूछताछ हुई तो ऐसी कोई बात नहीं पता चल रही। फिर भी पुलिस ने शहनाज से कहा कि हमें इन्वेस्टिगेशन के लिए आपका मोबाइल चाहिए। बिना झिझके शहनाज ने फौरन एक आईफोन जो उसके हस्बैंड ने, उसके शौहर ने कुछ वक्त पहले ही उसे दिया था, पुलिस को दे दिया कि ये मेरा फ़ोन है। पुलिस आईफोन को लेकर जाकर उसके कॉल डिटेल रिकॉर्ड खंगालती है, लेकिन उस मोबाइल से कोई सुराग नहीं मिलता, ऐसा एक भी नंबर जो शक के घेरे में हो। अब पुलिस की जांच हो रही है, लेकिन कातिल का कोई सुराग नहीं, कत्ल की वजह या मकसद का भी कोई जानकारी नहीं मिल रही है। पुलिस परेशान। इसी दौरान में अब वहां के जो आईओ थे उनको कहीं ना कहीं घूम फिर कर शक यही था कि इस कत्ल के पीछे घर का ही कोई मेंबर है। अब दोनों बच्चे जो थे वो इतने बड़े नहीं कि बाप का कत्ल कर सके, हालांकि जुर्म किसी भी उम्र में आजकल लोग कर देते हैं, लेकिन पुलिस के शक के घेरे में सबसे ज्यादा शहनाज थी।
अब पुलिस ने शहनाज को टटोलना शुरू किया, फिर चुपचाप खामोशी से अड़ोस पड़ोसियों से बातचीत करनी शुरू की, रिश्तेदारों से पूछताछ करनी शुरू की। फिर जफरुद्दीन की कुंडली खंगाली, उसके बारे में जानना शुरू किया, शादी से लेकर अब तक कि पहले सऊदी अरब, फिर वो इंडिया क्यों आया, नोएडा में क्यों रहता था। और ये भी पुलिस को पता चला पूछताछ के दौरान कि 2 साल के बाद पहली बार वो इस शहनाज के घर के करीब ईद मनाने के लिए आया था। तो ऐसा क्यों? जब ये सारी चीजें होने लगी, अब तो पुलिस ने अपनी तफ्तीश आगे बढ़ाई, तो धीरे धीरे लोग खुलने शुरू हुए और धीरे धीरे लोगों ने कहानियां सुनानी शुरू की। उसमें से एक कहानी जो पुलिस को कई सोर्सेस से पता चली, वो पुख्ता थी। कहानी थी शहनाज के बचपन की और शहनाज के दोस्त की। कहानी ये थी कि शहनाज जब स्कूल में 5th क्लास में थी, तब उसकी उम्र 13-14 साल थी। स्कूल में ही उसे एक लड़के से दोस्ती हो गई और उसका नाम था कमाल। कमाल से दोस्ती हुई, दोनों स्कूल में एक साथ वक्त बिताने लगे। फिर धीरे धीरे इनकी दोस्ती पूरे स्कूल में चर्चा की बात होने लगी। दोनों हमेशा क्लास में साथ, क्लास के बाहर साथ, और उस वक्त एकदम फिल्मी स्टाइल में हाथ डालकर घूमना। अब ये बात बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं आई, स्कूल में भी। धीरे धीरे ये बात स्कूल के टीचर से होते हुए प्रिंसिपल तक पहुंची। पता चला कि स्कूल में एक लड़का और एक लड़की हैं जो दोनों इस तरीके से खुलेआम एक दूसरे से प्यार करते हैं और घूमते हैं, और इससे बाकी बच्चों पे फर्क पड़ रहा, असर पड़ रहा है। तो स्कूल के प्रिंसिपल ने दोनों के माँ बाप को बुलाया और कहा कि आपके बच्चे इस तरीके से कर रहे हैं, इससे बाकी बच्चों के ऊपर असर पड़ेगा, ये पढ़ने लिखने की उम्र है, इश्क करने की नहीं। और कुछ वार्निंग दी, उसके बाद भी नहीं सुधरे, तो फिर इन दोनों को स्कूल से निकाल दिया गया। अब शहनाज भी स्कूल से बाहर और कमाल भी स्कूल से बाहर। शहनाज ने किसी और स्कूल में पढ़ाई शुरू की, उधर कमाल ने थोड़ी पढ़ाई की। फिर उसने कहा कि चलो कुछ और काम करते हैं ताकि इतने पैसे हो जाएं कि शहनाज से शादी कर सके। वो काम धंधे में लग गया। दोनों स्कूल से बाहर, ये बातें पड़ोसियों सबको पता चली। अब घर वालों को भी पता चला कि कमाल और शहनाज का रिश्ता है, लेकिन दोनों के बीच में दौलत की दीवार थी। शहनाज थोड़ी ठीक ठाक घराने से थी, कमाल थोड़ा गरीब घराने से था। शादी के लिए वो तैयार नहीं थे, लड़का कुछ करता भी नहीं था। तो कौन माँ बाप अपनी बेटी को इस तरह किसी बेरोजगार के हवाले करे। तो वक्त बीतने लगा, घर वालों को इधर फिक्र होने लगी कि शहनाज के ये चर्चे कहीं उसकी शादी में रुकावट न बन जाए। अब उन्होंने शहनाज के लिए लड़का ढूंढना शुरू किया। अब आस पड़ोस में तो कोई मिला नहीं, क्योंकि हर एक को कहानी पता चल चुकी थी स्कूल की। तो फिर वहां से दूर एक लड़का, किसी रिश्तेदारों के जरिए पता चला, जफरुद्दीन की एंट्री हुई कि एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, सऊदी अरब में काम करता है, अच्छे खासे पैसे कमाता है, लड़का रिहायत शरीफ है। तो बातचीत जब चली, जफरुद्दीन और उसके घर वाले आए, शहनाज को देखा, तो उन्होंने फौरन ये रिश्ता मंजूर कर लिया। शहनाज दिखने में बेहद खूबसूरत थी। अब इसके बाद दोनों की शादी हो गई। शादी के बाद जितनी छुट्टियां थी, जफरुद्दीन यहाँ फिर वापस चला गया। उसके जाने के बाद फिर शहनाज आजाद हो गई। जो कमाल था, उसका बचपन का प्यार, वो उसके साथ फिर घुलने मिलने लगी। धीरे धीरे वक्त बीता। अब यहाँ टोकने वाला कोई है नहीं। जफरुद्दीन साल में 11 महीने सऊदी अरब में रहता, सिर्फ 1 महीने की छुट्टी पर इंडिया आता था, तो उसे कुछ पता भी नहीं चलता। इस दौरान में एक एक करके 2 बेटे हुए उसके। अब बेटे हो रहे थे, परवरिश भी थी, वो सऊदी अरब में था, ले जा नहीं सकता था। तो उसने ये किया कि अपने ससुराल के बराबर में ही एक ज़मीन खरीदी और एक शानदार मकान बनाया, ताकि उसकी बीवी और दोनों बेटे वहाँ रह सके, और ज़रूरत अगर हो कभी कोई मजबूरी या किसी चीज़ की, तो ससुराल बराबर में लोग मदद कर देंगे। ये सोचकर उसने घर खरीदा, घर बनाया। अब घर बनने के बाद शहनाज अपने दोनों बच्चों के साथ वहाँ शिफ्ट हो गई। इसके बाद उसे और आज़ादी मिल गई। अब वो अपने माँ बाप से अलग अपने ही घर में थी। तो अब कमाल का बेरोक टोक आना जाना शुरू हो गया। पहले से अब ज्यादा दोनों के अंदर प्यार पनपने लगा, और हमेशा कमाल उसे शहनाज गिल कहकर पुकारा करता था। वो कहता था तुम शहनाज गिल लगती हो, और अपने आप को वो सिद्धार्थ कहता था, क्योंकि बिग बॉस में आपने देखा होगा इन दोनों की जो दोस्ती वो काफ़ी चर्चा में रही थी। हालांकि बेहद कम वक्त में, कम उम्र में सिद्धार्थ इस दुनिया में नहीं रहे। बड़ा अफसोस हुआ था वो खबर भी सुनकर। तो यहाँ कमाल अपने आप को सिद्धार्थ मानता और उसको शहनाज गिल, और अब दोनों, चूंकि कोई रुकावट थी नहीं, बेखौफ मिल रहे थे और भविष्य की प्लानिंग कर रहे थे। कमाल ने शादी नहीं की थी। उसने कसम खाई थी कि वो शादी करेगा तो सिर्फ शहनाज से करेगा, किसी और लड़के से नहीं करेगा। इधर शहनाज की शादी जबरन घर वालों ने कर दी थी और उसने की। अब इधर वक्त बीत रहा है, बेटे थोड़े बड़े हो रहे हैं, तो कई बार कमाल घर में आता। यहां तक कि जो कमाल घर में आता तो उसने अपने बच्चों को भी, छोटा बेटा तो इतनी समझ नहीं थी, वो तो कमाल को अब्बू ही कहकर बुलाता था, और बड़े बेटे से भी वो अब्बू कहकर उसको मिलवाती थी, जबकि उसका असली बाप बेचारा सऊदी अरब में बैठा है।
तो ये चीजें चलती रही। और एक बार ऐसा हुआ कि शहनाज कुछ बात कर रही थी, कई बार तो कमाल आता भी था। अब बड़ा बेटा थोड़ा थोड़ा समझदार होने लगा था, उसको अच्छी चीजें बुरी चीजों का फर्क का एहसास होने लगा था, रिश्तों की उसे कुछ अब जानकारी होने लगी थी। उसे लगा कि कमाल और उसकी मम्मी के बीच में सब कुछ ठीक नहीं है। तो कुछ बातें जो उसने सुनी, एक दो बार उसने अपने पापा को ये बात बता दी फोन पे कि मम्मा ऐसे ऐसे और एक आते हैं नाम वाम। अब ये सुनकर पहली बार जफरुद्दीन को इन चीज़ों का पता चला, वो परेशान हो उठा। इसके बाद पहले फ़ोन पे झगड़ा हुआ, फिर वो अब उसका काम में भी मन नहीं लग रहा है। वो सऊदी अरब से वापस आया छुट्टी लेकर। उसने शहनाज को समझाया कि हमारे 2 बच्चे हैं, एक पूरी ज़िंदगी है। लेकिन शहनाज पर इश्क का बुखार इस कदर हावी था कि उसको ये सारी चीज़ें समझ में नहीं आई। उल्टा और उसे अपना ही शौहर दुश्मन नजर आने लगा। तो उनकी इन चीज़ों का फ़र्क पड़ा नहीं, लेकिन फिर भी वो समझा कर चला गया। उसे लगा कि चलो शायद बदल जाए, लेकिन पता चला कि शहनाज नहीं बदली है। अब जफरुद्दीन को फिक्र होने लगी। उसने सऊदी अरब में अपनी बीवी के लिए नौकरी छोड़ी। उसने कहा जब घर परिवार ही नहीं रहेगा तो फिर नौकरी का क्या करें। वापस इंडिया आया। इंडिया आने के बाद उसने यहाँ नोएडा में एक कंपनी ज्वाइन किया और शहनाज और अपने दोनों बेटों को फुलवारी शरीफ से वापस नोएडा ले आया। नोएडा आने के बाद अब उसने शहनाज के पटना जाने पर रोक लगा दी। 2 साल तक शहनाज यहीं रही। इन 2 सालों में अब जफरुद्दीन को धीरे धीरे एहसास हो गया कि शायद अब वो कमाल को भूल चुकी है और अब इन दोनों का रिश्ता खत्म हो चुका है। प्यार का शायद बुखार जो है उतर चुका है। 2 साल में ऐसी कोई चीज़ हुई नहीं थी जिससे जफरुद्दीन को कोई शक हो। तो वो खुश था और इसलिए जब उसे यकीन हो गया कि अब शहनाज बदल गई है, कमाल को भूल गई है, तो उसने पहली बार मई में ईद अपने उसी फुलवारी शरीफ के घर में मनाने का फैसला किया अपने ससुराल वालों के साथ, और बच्चों को भी ले जाना चाहता था। उसने शहनाज को ये बात बताई कि हम लोग 1 मई को पटना जाएंगे और ईद वहीं मनाएंगे। ये बात सुनकर शहनाज खुश हो गई। जो चीज़ तब तक जफरुद्दीन को पता नहीं थी वो ये कि जफरुद्दीन ने शहनाज अपनी बीवी को एक आईफोन मोबाइल गिफ्ट किया था और उसे पता था उसकी बीवी का, और वो बीच में चेक भी करता था। तो मोबाइल में भी उसे कोई ऐसी चीज़ नहीं मिली जिससे उसके ऊपर शक होता। लेकिन उसे एक जानकारी नहीं थी, और वो ये कि शहनाज एक दूसरा मोबाइल भी इस्तेमाल करती थी अपने शौहर से छुपाकर, और वो सिम किसी और के नाम पर था। वो सिम भी कमाल ने दिया था उसे। तो जब वो अकेले में होती, तन्हाई में होती, उससे मोबाइल पे बात करती, मैसेज करती और बहुत ख्याल रखती कि इस फ़ोन के बारे में किसी को जानकारी ना हो। जफरुद्दीन को इस दूसरे फ़ोन की खबर नहीं थी। 2 साल के वक्त में उसे लगा कि अब सब कुछ ठीक हो गया। तो जब उसने बताया, शहनाज खुश हो गई। उसे लगा कि अब इस कैद से आज़ादी मिली। उसने उसी वक्त मौका देखते ही, जब घर में कोई नहीं था, कमाल को फ़ोन किया और कहा कि हम ईद मनाने के लिए पटना आ रहे हैं और इस बार इस ईद के मौके का फ़ायदा उठाना है। जफरुद्दीन को हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया से विदा कर देना है, ताकि फिर हम दोनों एक हो जाएं, हम शादी करें, हम साथ रहें और ये जो रुकावट है ये ख़त्म हो जाए। कमाल भी इस इंतज़ार में बैठा था। उसने कहा ठीक है। सारी टिकट विकेट हो गई, सारे रूटीन मालूम था। उसने उसे सब कुछ बताया। अब ये लोग सुबह पटना पहुंचे फ्लाइट से। उसी शाम जफरुद्दीन निकल गया शॉपिंग करने के लिए अपने बेटों के साथ ईद की। शाम को जैसे ही वो निकला तो शहनाज ने कमाल को फ़ोन किया और अपने घर बुला लिया और घर में चुपचाप से उसको एक कमरे में छुपा दिया देर शाम। अब इसके बाद जफरुद्दीन वापस आता है बेटों के साथ, रात को ये खाना खाते हैं। अब यहाँ पे जो बीवी थी शहनाज, उसे ये था कि आज किसी भी तरह से जफरुद्दीन को उस रूम में नहीं सुलाना है जहाँ उसके 2 बेटे सो रहे हैं, क्योंकि अगर रात को उनके ऊपर हमला होगा तो शायद बेटों को भी नजर पड़ जाए। तो अब उसे बाहर ड्राइंग रूम में सुलाना है। तो उसके लिए क्या किया जाए, तो उसने इसकी प्लानिंग कर रखी। रात को खाना खाने के दौरान जानबूझकर वो जफरुद्दीन से लड़ पड़ी और इतना लड़ाई की कि उसने कहा कि तुम इस कमरे में हमारे साथ आज नहीं सोगे। जफरुद्दीन भी गुस्से में था। उसने कहा ठीक है। वो जाकर ड्राइंग रूम में सो गया। उसे मालूम नहीं था कि ड्राइंग रूम में सुलाने के पीछे मकसद क्या है। अब वो सो चुका। रात के करीब 3 बजे शहनाज ने चुपचाप से उसी घर में छुपे कमाल को बाहर निकाला। किचन में एक प्रेशर कुकर पहले से तैयार था, क्योंकि चाकू खरीदने में और बाकी चीज़ों में रिस्क था। उन्हें लगा कि शायद कल को जिस दुकान से खरीद कर लाए वहाँ तक पुलिस पहुँच जाए। ऐसे उन्होंने बहुत सारी कहानियाँ सीरियल में देख रखे थे। तो वजनी था प्रेशर कुकर। वो प्रेशर कुकर लेकर आए दबे कदमों और उसके बाद सोए हुए जफरुद्दीन के सर पर पहला ही वार इतना जोर का किया, शायद कि पहला ही वार ने काम कर दिया। लेकिन इसके बाद लगातार सर पे वार किया जब तक कि उन्हें यकीन नहीं होगा कि वो मर गया। फिर प्रेशर कुकर वहीं रखा और चेन अपना
शहनाज ने जो है गले का वो कमाल को ही दिया। कमाल उसी दरवाजे को खोला, बाहर निकल गया रात के अंधेरे में करीब 3:30 के आसपास, जब सब सो रहे थे। इसके बाद शहनाज ने दरवाज़ा बंद किया और कमरे में टहलती रही, सुबह होने का इंतज़ार करती रही कि जब सुबह हो और उसका बेटा जागे तो ये लाश और उसकी कहानी ज़माने के सामने आए। और फिर उसके आगे सब कुछ वही हुआ। बेटे ने चिल्लाया, फिर पुलिस आई और शहनाज ने अपनी एक स्क्रिप्ट तैयार कर रखी थी कि 2 लोग आए, उन्होंने उसको मुंह सुंघाया, चेन छीना और मारकर उसके पति को भाग गए। तो ये पूरी कहानी थी। तो जब पुलिस को शक हुआ कि एंट्री फोर्सफुल नहीं है, कोई जानने वाला ही अंदर आएगा, दूसरा कातिल की दुश्मनी है, लूटपाट का मकसद नहीं था क्योंकि चेन के अलावा कुछ ले नहीं गया, जबकि घर में कैश भी था, जेवर भी था। इन सारी चीजों के बाद पुलिस का शक इसीलिए शहनाज पर गया क्योंकि उसकी पूरी साजिश की जो स्क्रिप्ट थी वो बेहद कमजोर थी। उसने गलती ये की कि घर की एंट्री के बारे में नहीं सोचा। उसने सिर्फ चेन अपना फेंका या दिया, बाकी चीजें वो नहीं ले गया। तो मोटिव और कत्ल करने का तरीका और उसके बाद की पूरी कहानी इस क्राइम की स्टोरी की सबसे ये कमजोर कड़ी थी। जो वहां के आईओ थे जिन्होंने इस केस की जांच की, ये उन्होंने भी कहा कि इसमें कत्ल तो क्या, प्लानिंग की, सब कुछ की, लेकिन जो कहानी बनाई उलझाने के लिए पुलिस को, वो कहानी बेहद कमजोर थी। और इसी कमजोर कहानी ने बहुत जल्द कम वक्त में कातिल का चेहरा बेनकाब कर दिया। अब शहनाज और कमाल दोनों जेल में हैं और बेचारे उनके दोनों बेटे, उनका जिनका कोई कसूर नहीं है, बाप का साया सर से उड़ गया और मां शायद अब जेल में पता नहीं कब तक रहे। तो न मां न बाप, अब उन्हें ऐसी ही जिंदगी जीनी है, चाहे तो नाना नानी के घर या दादा दादी के घर, लेकिन न कसूर होते हुए भी एक जुर्म की वजह से एक साथ 2 बच्चे अगर ये कहें कि यतीम हो गए तो गलत नहीं होगा। तो ये थी कहानी एक कमजोर स्क्रिप्ट की जो क्राइम के बाद लिखी गई थी। ये शायद पहले लिखी गई थी। कुछ कहानियाँ ऐसी होती हैं जो सोचने पर मजबूर कर देती हैं। कुछ ऐसे क्रिमिनल की शातिर जो दिमाग है उनके अंदर क्या क्या चलता है उसको लेकर। ये केस भी एक कत्ल की कहानी थी, लेकिन ये कत्ल की कहानी कहाँ जाकर ख़त्म होती है ये शायद उस वक्त जांच करने वाले पुलिस ने भी नहीं सोचा था, फॉरेंसिक साइंस के एक्सपर्ट्स ने भी नहीं सोचा था। लेकिन जब खुलासा होता है तो फिर जो चीज़ें सामने आती हैं वो हैरान कर देती हैं। यहाँ तक कि उसके बाद इस केस स्टडी को अमेरिका में ले जाकर रखा जाता है आर्म्स डीलर के सामने, जो वहाँ की सबसे बड़ी आर्म्स के ऊपर जो रिसर्च करते हैं, डीलर नहीं, डेटा बैंक जिनके पास है, वो भी चौंक उठते हैं। ये सिर्फ इंडिया में हो सकता है। कहानी 1996 की है। कहानी जालंधर की है। एक जालंधर में बिजनेसमैन रहते थे और अच्छा खासा उनका नाम था। राजगुरु नगर इलाके में उनका घर था। राज सिंघानिया बिजनेसमैन का नाम। 1996 में एक रोज़ अचानक वो जब घर पे थे, 2-4 लोग दंदनाते हुए उनके घर के अंदर, बल्कि 4 लोग घुसते हैं। तब राज सिंघानिया और उनके परिवार के लोग साथ में थे सब और घर में ही थे। वो आते हैं और उसके बाद हाथ में उनके पिस्टल रिवॉल्वर वो दिखाते हैं और घर वालों से तिजोरी और बाकी चीज़ों की चाबी मांगते हैं, पैसे, गहने, सारी चीज़ें। इस दौरान में राज सिंघानिया और उनका फैमिली जो है वो थोड़ा डरता नहीं और उनसे मुकाबला करने की कोशिश करता है, लेकिन इस कोशिश में एक गलती हो जाती है और उनमें से एक बदमाश जो है जिसके हाथ में रिवॉल्वर था वो राज सिंघानिया की तरफ निशाना लगाता है और बिल्कुल करीब से एक के बाद एक 2 गोली चलाता है। गोली राज सिंघानिया के सीने में लगती है, सिंघानिया गिर जाते हैं। गोली चलाने के बाद बदमाश भी घबरा जाता है और वो सारे बदमाश घर से भाग जाते हैं, जो भी जब तक वो लूट सकते थे लूट कर। इसके बाद घर वाले पुलिस को फ़ोन करते हैं। चूँकि ये इलाका राजगुरु नगर एक पॉश एरिया है, लुधियाना का ये मामला है, जालंधर का नहीं। तो पॉश एरिया में इस तरीके से एक बिजनेसमैन को दिन दहाड़े गोली घर में घुसकर, ये एक लॉ एंड ऑर्डर पे बड़ा सवाल था। जैसे ही लुधियाना पुलिस को ये बात पता चलती है और लोकेशन पता चलता है कि इस इलाके में हुआ, पॉश एरिया में, पुलिस भागती है घर की तरफ। घायल राज सिंघानिया को उठाकर नज़दीक के अस्पताल ले जाया जाता है, लेकिन देर हो चुकी थी। डॉक्टरों ने उन्हें मृत करार दिया और कहा कि ये ब्रॉड डेड है। मामला एक बिजनेसमैन के कत्ल का था, एक बड़े बिजनेसमैन का। लुधियाना में बात आग की तरह फैलती है। पुलिस के आला अफसर को फ़ौरन तैनात किया जाता है कि इस केस को सॉल्व करो और जो भी उनको गिरफ्तार करो। पुलिस के ऊपर प्रेशर भी था। पुलिस अब कत्ल की जांच करती है, घर वालों से पूछताछ करती है, तमाम आसपास के लोगों को देखती है। 1996 में सीसीटीवी कैमरा और ये सारी चीज़ें नहीं थी, तो इसलिए उन चीज़ों से कुछ मदद मिलनी नहीं थी। तो पुलिसिया अंदाज में ही केस की तफ्तीश की जानी थी।
काफ़ी हाथ पैर मारती है पुलिस, लेकिन कातिल लुटेरों का कोई सुराग नहीं मिलता। इस दौरान में पुलिस घर वालों से कई बार पूछताछ करती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाती है। रिपोर्ट में पता चलता है कि ज़्यादा खून बहने से और सीने में गोली लगी थी, इस वजह से यह कत्ल हुआ। इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अलावा और बाकी कोई सुराग पुलिस के हाथ में नहीं लगता। वक्त बीतता जाता है, पुलिस के ऊपर दबाव बढ़ता जाता है, क्योंकि एक बिजनेसमैन का मामला है। आखिर में फिर केस कई पुलिस के या अलग अलग लोगों को दिया जाता है और कहा जाता है कि इसको भैया सॉल्व करो। तो एक टीम इस केस पे जो लगी हुई थी, जांच कर रही थी। जब उसे कोई क्लू, कोई सुराग नहीं मिला, तो उसने कहा जो हमारे पास है उसी से इस कातिल तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। और उनके पास सुराग और सबूत के नाम पे सिर्फ 2 गोलियां थीं। वो गोलियां जो राज सिंघानिया के सीने में धंसी थी और उनको निकाल के रखा गया था। तो पुलिस अब उन गोलियों के सहारे कातिल तक पहुंचने का फैसला करती है। गोलियों को फॉरेंसिक लैब चंडीगढ़ भेजा जाता है और कहा जाता है कि इन गोलियों के ज़रिए आप जिस रिवॉल्वर, पिस्टल या बंदूक से गोली चली है उसके बारे में बताएं और बाकी चीज़ें आप, ताकि कुछ कातिल के बारे में कुछ सुराग मिल सके। फॉरेंसिक लैब में ये गोलियां जाती हैं दोनों। लैब इसको जांच करती है। जब रिपोर्ट आती है तो खुद फॉरेंसिक एक्सपर्ट चौंक उठते हैं, लेकिन फिर ज़्यादा वो चौंकते भी नहीं हैं। उन्हें लगता है कि हो सकता है। वो अपनी रिपोर्ट पुलिस को देते हैं। रिपोर्ट पढ़ने के बाद एक्सपर्ट से ज़्यादा पुलिस चौंक उठती है, इसलिए कि उस रिपोर्ट में लिखा था कि ये दोनों गोलियां 2 अलग अलग रिवॉल्वर से चली हैं। पुलिस वाले जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स थे जिन्होंने इसकी जांच की थी, उनसे कहते हैं कि आपको कुछ गलतफहमी हो गई है, गोली चेक करने में दोबारा कीजिए, क्योंकि ये गोली एक ही रिवॉल्वर से ही चली है, दोनों गोलियाँ। फॉरेंसिक एक्सपर्ट कहते हैं कि बिल्कुल भी नहीं, ये गोली जो है वो 2 अलग अलग रिवॉल्वर से चली है, क्योंकि गोलियां जो 1.32 बोर का है और 1.30 बोर की है। जो पुलिस अफसर थे वो पूरे केस फाइल को खंगालते हैं, पलटते हैं, चश्मदीदों के बयान को पढ़ते हैं। हर जगह पे बयान में यही लिखा हुआ है कि एक ही लुटेरे ने एक ही रिवॉल्वर से राज सिंघानिया को 2 बार गोली मारी। इस रिपोर्ट के आने के बाद पुलिस परेशान वापस भागती है राज सिंघानिया के घर पे, और उस वक्त जो मौके पे मौजूद थे, जो चश्मदीद, राज सिंघानिया की पत्नी, बच्चे, नौकर, इन सब से एक एक करके फिर पूछताछ होती है। कहा जाता है कि भैया ये बताओ कि ये गोली कितने रिवॉल्वर से चली। सारे फैमिली वाले कहते हैं कि एक शख्स था, एक लुटेरा था जो राज सिंघानिया के करीब था। उसने जब हाथमपाई हुई, विरोध शुरू किया, तो उसने रिवॉल्वर का मुंह राज सिंघानिया के सीने की तरफ किया और एक के बाद एक उसने 2 गोलियां चला दी, और एक ही शख्स ने एक ही रिवॉल्वर से दोनों गोलियां चलाई। पूरे फैमिली का बयान एक। अब पुलिस के सामने अजीब परेशानी, अजीब उलझन कि ये क्या है। फॉरेंसिक जांच ये कह रही है कि गोलियां 2 रिवॉल्वर से चली हैं, घर वाले कह रहे हैं कि एक ही रिवॉल्वर से 2 गोली चली है। अब पुलिस है, तो पुलिस के मन में भी शक और वहम पैदा हो गया कि कहीं इस कत्ल में घर वाले तो नहीं शामिल हैं, और पूरा घर वाला जो है वो झूठ बोल रहा है, क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं है कि जो फॉरेंसिक की रिपोर्ट है वो गलत हो। क्योंकि जब पुलिस ने डॉक्टरों को, टीम को बताया, तो उन्होंने दोबारा सारा अपना कुछ देखा और उन्होंने कहा नहीं, ये 2 गोलियां जो चली हैं ये 0.32 और 0.30 बोर से चली हैं। लेकिन घर वाले कह रहे हैं कि एक ही रिवॉल्वर से गोली चली है। तो अब घर वाले भी शक के घेरे में पुलिस के। पुलिस चुपचाप अपना वक्त घर वालों पे भी लगा रही है कि शायद कोई क्लू, कोई सबूत मिल जाए कि ये मामला इंटरनल है, घर वाले ही इस कत्ल में जुड़े हुए हैं। कोई कामयाबी मिलती नहीं है। धीरे धीरे पूछताछ के बाद पुलिस को लगता है कि नहीं, घर वाले बेकसूर हैं, और सच में बाहर से कुछ लुटेरे आए थे और उसी लुटेरे के हाथ से ही राज सिंघानिया का कत्ल हुआ है। अब लेकिन उलझन ये थी कि घर वाले जो कह रहे हैं और जो फॉरेंसिक रिपोर्ट करी है, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, तो ये मसला क्या है। धीरे धीरे वक्त बीतता जा रहा था, कातिल का कोई सुराग नहीं, कोई सबूत नहीं मिल रहा है। इसी दौरान में पुलिस को एक केस होता है पंजाब के होशियारपुर ज़िले में। करीब इस मामले के 9-10 महीने के बाद पंजाब के होशियारपुर ज़िले में एक शख्स अपनी कार में जा रहा था। कुछ लुटेरे रास्ते में कार रोकते हैं, कार वाला विरोध करता है, लुटेरे बदले में गोली चला देते हैं। जो कार चला रहे थे उनकी मौत हो जाती है। होशियारपुर की जो पुलिस है वो भी इस मामले की जांच करती है। कातिल भाग चुके थे, कातिल थे नहीं। तो वहाँ पे भी कातिल तक पहुँचने के लिए होशियारपुर पुलिस जो गोली उस कार चालक को लगी थी, वो गोली फॉरेंसिक साइंस को भेजती है जांच के लिए, ताकि उस गोली के ज़रिए, क्योंकि ये पुलिस के लिए आम चीज़ होती है कि किसी न किसी सुराग के सहारे कातिल तक पहुँचे, तो उस गोली के ज़रिए कातिल तक पहुँचने की कोशिश करती है। होशियारपुर पुलिस भी वो गोली भेजती है फॉरेंसिक जांच के लिए। अब चंडीगढ़ CFSL लैब में ये गोली आती है होशियारपुर पुलिस की तरफ से। इत्तफाक से इस गोली की भी जो जांच कर रही थी वो वही साइंटिस्ट की टीम करी थी जिसने लुधियाना के राज सिंघानिया की 2 गोलियों की जांच की थी।
जब होशियारपुर की इस गोली की जांच की तो साइंटिस्ट एक बार फिर हैरान रह गए। उन्होंने पाया कि ये गोली उसी रिवॉल्वर से चली है जिस रिवॉल्वर से राज सिंघानिया को 2 गोली मारी गई थी। अब यहां तक तो बात ठीक थी, लेकिन फिर साइंटिस्ट खुद और परेशान हो जाते हैं। वो ये कि ये जो गोली चली तो सेम रिवॉल्वर से है, लेकिन ये किसी और कैलिबर की है, किसी और बोर की है। जो 2 गोली मिली थी 0.32 बोर, 0.30 बोर, और इस बार जो गोली मिली वो मिली 0.32 लॉन्ग बोर की, उससे चली हुई। तो रिवॉल्वर एक, लेकिन बोर अलग अलग। अब फॉरेंसिक साइंस के जो विद्वान वो भी हैरान। अब यहाँ थोड़ा सा मैं इस कहानी को आगे बढ़ाऊँ आपको, सिर्फ एक चीज़, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग शायद जानते हो, बहुत सारे नहीं जानते हो। ये बोर, ये कैलिबर होता क्या है, एक गन की क्या पहचान होती है। बंदूक, रिवॉल्वर, पिस्टल, राइफल, इवन तोप, आपने अक्सर सुना होगा कि इस कैलिबर की है, इतने mm की है, इस बोर की है। ये होता क्या है? जितने भी गन, बंदूक, रिवॉल्वर, पिस्टल बनते हैं, आपने देखा होगा उसकी जो नाली होती है वो पाइप की तरह होती है सारे, और उस पाइप के अंदर से गोली निकलती है। तो जो पाइप के अंदर का दायरा होता है, जो व्यास होता है, जो पाइप के अंदर का डायमीटर होता है, उसकी जो अंदर की गोलाई, चौड़ाई, जो भी, वो जो साइज़ होती है उसको बोर कहते हैं। अगर सपोज़ ये एक पिस्टल की नली है, ये पिस्टल है मान लीजिए एक, और ये पिस्टल की नली है, तो ये जो गोलाई आप देख रहे हैं, इसके अंदर का जो पूरा दायरा है, जो एरिया है, ये इसको बोर कहते हैं। तो इसके साइज़ के हिसाब से ही पता चलता है कि ये कितने बोर का है। अब उसमें कई चीज़ होती है। ये तो बोर हो गया, एक पिस्टल या रिवॉल्वर या बंदूक या राइफल या इवन तोप भी जो निकलता है गोला, तो आपने देखा होगा तोप का बड़ा समूह होता है जिसके अंदर से वो निकलता है। तो तोप के अंदर के जो पाइप होता है, उसकी जो चौड़ाई और गहराई होती है, उसको बोर कहते हैं। अब वो तो हो गया बोर, लेकिन वो कितने बोर का है, अब उसकी साइज़ जो होती है एक्चुअली उसको कैलिबर या mm कहते हैं। इसको, इस बंदूक की नली या रिवॉल्वर की नली, इसके अंदर के हिस्से को हमने तो बोर कह दिया, लेकिन ये बोर की पूरी साइज़ क्या है, ये साइज़ नापने से पता चलता है कि ये कितने कैलिबर या mm का है। कैलिबर और mm दोनों एक ही चीज़ होती है, मिलीमीटर और कैलिबर। तो आपने जो अक्सर सुना हो कि 0.32, 0.30 या और भी इसमें कुछ बहुत सारे हैं, जिसके 7.62, इसके अलावा 7.65 राइफल की, इसकी AK-47 की, तो सबकी जो कैलिबर और mm वो साइज़ होती है उस सुराख की जिसके अंदर से गोली निकलती है, और हर सुराख उस गोली के हिसाब से उसकी साइज़ होती है, क्योंकि इस सुराख के ही हिसाब से उस मेक के गन या पिस्टल या रिवॉल्वर की गोली का साइज़ होता है। तो हमेशा जो आप बोर सुनते हैं, कितने बोर की पिस्टल या mm या कैलिबर, वो बेसिकली होता है उसका जिसके अंदर से गोली निकलती है, उस नली के अंदर से, उसको बोर कहते हैं। और नली के अंदर की जो साइज़ होती है, जिस साइज़ की गोली उसमें जाती है, उसको कैलिबर या mm कहते हैं। तो ये एक बेसिक चीज़ है। अब ये तो आप समझ गए। तो अब यहाँ पे कहानी ये हो रही है कि जो राज सिंघानिया को गोली मारी गई, घर वालों ने कहा कि एक ही आदमी ने गोली मारी, एक ही पिस्टल से गोली मारी, और वो 2 गोली निकली और दोनों गोली उनके सीने में लगी। फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स कह रहे हैं जांच करने के बाद कि ये जो 2 गोली है, ये 2 अलग अलग रिवॉल्वर या 2 अलग अलग पिस्टल से निकली, एक ही पिस्टल से नहीं निकली। अब वो क्यों ऐसा कह रहे हैं, उनके कहने के पीछे तर्क ये है कि ये दोनों गोलियां अलग अलग बोर की हैं, जो मैंने भी आपको समझाया, एक साइज़ के हिसाब से। एक गोली 0.32 की है, एक गोली 0.30 की है, और जो अलग अलग बोर की गोलियां होती हैं वो एक ही गन से, जिस गन का जो बोर होता है, जो साइज़ होती है उसकी नली की, वो उसमें सिर्फ वही गोली फायर कर सकता है जिस गोली का साइज़ उस नली में फिट बैठता हो। तो ऐसा नहीं है कि बंदूक कोई भी और मैं कोई भी उसमें गोली डाल दूँ। राइफल की गोली अलग होती है, बंदूक की अलग होती है, डबल बैरल की अलग होती है, रिवॉल्वर की अलग होती है, पिस्टल की अलग होती है, तोप का गोला अलग होता है। तो यहाँ पे फॉरेंसिक साइंस इसलिए कंफ्यूज था कि ये गोली जो है ये दोनों 2 अलग अलग बोर की है, मतलब 2 पिस्टल से चली है, जबकि घर वाले विटनेस कह रहे हैं कि एक ही पिस्टल से चली। ये कन्फ्यूज़न। अब जो होशियारपुर में पकड़ाता है वो गोली भी, वहाँ पे ये पता चलता है कि ये गोली उसी पिस्टल से चली है जिस पिस्टल से बाकी दोनों गोलियां चली थी राज सिंघानिया को कत्ल करने के लिए। लेकिन अब यहाँ एक सवाल है, बोर आपने बता दिया, अब होशियारपुर से जो गोली लाई गई वो गोली देखकर आप कैसे कह सकते हैं कि राज सिंघानिया को जो 2 गोली मारी गई थी, ये तीनों गोली एक ही पिस्टल से चली है, क्योंकि पिस्टल तो है नहीं फॉरेंसिक के पास। तो गोली देखकर कैसे बताया जा सकता है कि सेम पिस्टल से ये गोली चली है,
जबकि तीनों गोली के जांच के दौरान में पिस्टल अभी तक नहीं लगी है हाथ पुलिस के ना फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स के। तो इसका भी एक तरीका है जिसकी वजह से ये आसानी से बताया जा सकता है कि गोली किस पिस्टल से चली है। उसको समझाने के लिए सिर्फ इतना बताता हूँ आपको कि आपको होल और नली तो ये सब कुछ बता दिया, जो साइज, जो बोर होता है। हर बंदूक, रिवॉल्वर, पिस्टल लोहे को पिघलाकर बनाया जाता है, ये आप सब जानते हैं। तो जब वो पिघलाकर बनाया जाता है तो ऊपर का शेप तो आपके अपने हिसाब से आ जाता है, लेकिन अंदर की नली के शेप में जब वो पिघलाकर लोहा पिघल के बनता है तो उस नली के अंदर कुछ अलग अलग किस्म के निशान अपने आप बन जाते हैं। वो कुदरती नहीं होते, बनाते वक्त बन जाते हैं। वो ग्रूव्स के निशान होते हैं। तो हर नली के अंदर जब गोली जहाँ से चलती है उस नली में कोई ना कोई, हर जो एक रिवॉल्वर अगर 10 अलग अलग लोहे से बना है तो उनके 10 के अलग अलग अंदर निशान होंगे, और उस निशान के बारे में किसी को पता नहीं चलता, क्योंकि वो बनना ही बनना है। जब लोहे को पिघलाकर इस तरीके की चीज़ें बनाती हैं तो कोई ना कोई एक पॉइंट, एक छोटी सी चीज़, एक टेढ़ी, एक आड़ी, अंदर में कुछ ना कुछ एक ऐसा मार्क होगा, एक ऐसा निशान होगा जो उस पर परमानेंट होगा। तो क्या होता है कि जब उस हथियार से आप गोली फायर करते हैं तो उस नली के अंदर ये जो ग्रूव्स के निशान हैं वो निशान अपना थोड़ा सा उस बुलेट पे, उस गोली पे भी छोड़ देता है। तो जब फायर होता है तो उस नली के अंदर का वो मार्क उस गोली के ऊपर आ जाता है, क्योंकि उसका क्या कहते हैं उसको, उस गोली की तीव्रता इतनी होती है, वो इतनी तेज़ी से निकलता है वो नाल से। तो जितने भी हथियार हैं उनमें ये ग्रूव्स जो होंगे वो अलग अलग तरह के होंगे। सारे जो भी गन है उसके ग्रूव्स ये ज़रूरी, अगर मेरे पास एक पिस्टल और आपके पास एक है तो मेरे अंदर के जो पिस्टल के अंदर के जो निशान है ग्रूव्स के, वो आपके पिस्टल में वैसे बिल्कुल नहीं होंगे, लेकिन वो डिफरेंट होंगे। तो इसीलिए अंदरूनी हिस्से में जो ग्रूव्स बनता है अपने आप, वो जब भी फायर होता है तो वो फायर अपने आप उस गोली पे, उस बुलेट पे निशान छोड़ देता है। और इसीलिए एक तरह का ये, जैसे हर इंसान के उंगलियों के जो या इसके निशान होते हैं, हमारे हाथों की लकीरें, ये सब हर इंसान के अलग हैं, किसी का भी मैच नहीं करता है। सेम बंदूक के साथ है कि उसके अंदर की जब नाल बनती है तो वो एक अलग तरह का मार्क छोड़ जाता है, और इसीलिए आराम से फॉरेंसिक जांच के दौरान ये पता चल जाता है कि ये एक ही पिस्टल से चली है। अब यहाँ पे क्या हुआ कि जो राज सिंघानिया को गोली मारी गई दोनों, उसके बुलेट के ऊपर एक मार्क था, एक अजीब सा मार्क था, पर दोनों बुलेट पे एक ही जैसा था, क्योंकि वो दोनों बुलेट एक ही पिस्टल से चली थी, और उस पिस्टल के नाल के अंदर ग्रूव्स का निशान वैसे ही था जो भी एक मार्क था। तो वो मार्क उस बुलेट पे आ गया। जब होशियारपुर वाली गोली आई फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स के पास तो उस बुलेट को जब चेक किया तो सेम मार्क उस बुलेट पे भी था जो राज सिंघानिया को दोनों बुलेट से मारा गया था उसके ऊपर था। इसलिए फॉरेंसिक एक्सपर्ट ने ये मान लिया कि ये तीनों गोली एक ही रिवॉल्वर से चली है। तो अब यहाँ पे पुलिस के लिए बड़ी उलझन, पर एक चीज़ क्लियर हो गया कि ये कोई एक ही गैंग है जो होशियारपुर वाले मामले में भी था और यहाँ पे भी था, और ये कोई लुटेरा गैंग है। लेकिन वो है कौन, ये उस तक कैसे पहुँचा जाए, ये बड़ा मुश्किल काम था। अब पुलिस ने जब इस बारे में फॉरेंसिक एक्सपर्ट से बात की तो उन्होंने कहा कि एक बार और कंफर्म करने के लिए कि तीनों गोलियां एक ही पिस्टल से चली हैं, क्योंकि अभी तक वो सिर्फ बुलेट जो है उसकी जांच की थी, जो राज सिंघानिया के सीने से मिली दोनों, और एक होशियारपुर के कार के मालिक से। उन्होंने कहा कि अगर इस बुलेट का खोखा, जो कि जहाँ पे फायर करते हैं गिर जाता है, वो मिल जाए तो और थोड़ा सा इसमें ऑथेंटिसिटी आ जाएगी। होशियारपुर पुलिस और लुधियाना पुलिस दोनों फॉरेंसिक लैब को ये खोखा भी भेजती है, उस खोखे की भी जाँच होती है, और उस खोखे के जांच के बाद ये 100% तय हो जाता है कि ये तीनों ही गोलियां एक ही रिवॉल्वर से चली हैं। अब पुलिस के लिए मुश्किल ये था कि ढूंढें कैसे, क्योंकि एक वक्त में उस गैंग की मौजूदगी लुधियाना में भी, एक वक्त में होशियारपुर में भी। वक्त खिंचता गया। 1996 का ये मर्डर केस था, 1999 आ गया, 3 साल बीत गए। 25 मई 1999 को अब ये मामला ऊना पहुंच जाता है, पंजाब से निकलकर पहले लुधियाना, फिर होशियारपुर, और अब हिमाचल प्रदेश के ऊना शहर में। 25 मई 1999 को एक ऊना शहर में स्कूल टीचर थी सुषमा। ये स्कूल के बाद अपने घर लौट रही थी। जब घर लौट रही थी तो ऊना में जिस जगह से लौट रही थी वहाँ पे एक चंक ऐसा है जो थोड़ा सा सन्नाटा था। तो वहाँ पे एक गाड़ी आकर रुकती है, उसमें से 2-3 लड़के उतरते हैं, सुषमा को रोकते हैं, उनको रॉब करने की कोशिश करते हैं, लूटने की किसी तरीके से, और रिवॉल्वर भी दिखाते हैं। सुषमा उनसे बचकर वहाँ से भाग जाती है। वो भाग के पास के मार्केट में पहुँचती है, पर सुषमा बहादुर थी, वो आसपास में देखती बहुत सारे लोग हैं, उन सबको बताती कि ऐसे ऐसे वहाँ पे थोड़ी दूर पे मुझे कुछ लोगों ने रिवॉल्वर दिखाकर लूटने की मेरे चेन और ये कोशिश की। लोग अच्छे थे, उन्होंने कहा कि चलो हम लोग देखते हैं कहाँ है। उधर बदमाशों को ये लगा कि वो बच के भाग गई है, वो दूसरे किसी शिकार की तलाश में वहीं गाड़ी लगाकर बेफिक्र खड़े हुए थे। इतने में लोग आए, उन लोगों के बीच में सुषमा थी। सुषमा को उन्होंने देखा नहीं, उन्होंने कहा कि ये आम लोग हैं,
भीड़ वहाँ पहुँचकर उन चारों को चारों तरफ से घेर लेती है। अचानक सुषमा आती है, वो कहती है हाँ यही है। तब तक उसमें से 2 भाग जाता है, एक भीड़ के हाथ लग जाता है, पिटाई होती है, उसके बाद उसको पुलिस के हवाले किया जाता है। जब पुलिस के हवाले किया जाता है उससे पूछताछ होती है। जब उसकी अच्छी खासी खातिर होती है फिर वो मुंह खोलना शुरू कर देता है, और जब मुंह खोलना शुरू करता है तो एक के बाद एक लूट के किस्से बताते जाता है, और उसी लूट के किस्सों में वो होशियारपुर और जालंधर के उचराज सिंघानिया का भी नाम ले लेता है और कहता है कि हमारे ही गैंग ने किया। हमारे गैंग में अलग अलग लोग हैं जो अलग अलग शहरों में ऑपरेट करते हैं। फ़ौरन ऊना पुलिस, हिमाचल की जो पुलिस है, पंजाब पुलिस को खबर करती है। इसके बाद इस शख्स को लुधियाना में लाया जाता है क्योंकि राज सिंघानिया का मर्डर केस चल रहा था। उससे पूछताछ होती है, उसके पूछताछ के आधार पर उसके गैंग के एक एक करके बाकी सदस्यों को पकड़ा जाता है, और उनको पकड़ने के बाद आखिरकार उस गैंग का एक ऐसा मेंबर पकड़ाता है जिसके पास से वो रिवॉल्वर बरामद होती है, जिस रिवॉल्वर से राज सिंघानिया और जिस रिवॉल्वर से आपके होशियारपुर के उस कार के मालिक को गोली मारी गई थी। जब रिवॉल्वर पुलिस के हाथ लगती है तो पुलिस रिवॉल्वर देखकर चौंक उठती है। उसकी वजह ये थी कि ऐसी रिवॉल्वर या इस तरह का रिवॉल्वर पुलिस ने इससे पहले कभी देखा ही नहीं था। फ़ौरन रिवॉल्वर को पुलिस उसी फॉरेंसिक साइंस लैब में चंडीगढ़ में भेजती है और कहती है कि आप इसको चेक कीजिए। और वो जो 3 गोलियां थीं, राज सिंघानिया के सीने से बरामद 2 गोली और एक होशियारपुर के कार ड्राइवर की, उन तीनों गोलियों को और इस रिवॉल्वर को मैच किया कि क्या इसी से चली थी। फॉरेंसिक की टीम शूटिंग रेंज में उस रिवॉल्वर को लेकर पहुंचती है। उसके बाद वो उसको ट्रायल करती है, जांच करती है। ये साबित हो जाता है कि तीनों गोलियां इसी रिवॉल्वर से चली थी। लेकिन जो असली चीज़ थी जिसको देख के खुद फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स का दिमाग घूम गया, पंजाब पुलिस का दिमाग घूम गया, वो ये था कि ये रिवॉल्वर शायद दुनिया का इकलौता ऐसा रिवॉल्वर था जो एक साथ 5 अलग अलग बोर की गोलियां चला सकता था। इसको ख़ास तौर पर बनवाया गया था। इस रिवॉल्वर में 5 चैम्बर थे। फिल्मों में कई आपने देखा होगा, वो शोले में भी था, चक्री घुमा कर कि अब इसमें कितनी गोली, आदमी है ना, आदमी 3 गोली 6, फिर गब्बर सिंह एक एक करके 3 गोली हवा में फायर करता है, तो उसको चैम्बर कहते हैं जिसके अंदर गोली रखते हैं। तो इसमें लेकिन इस रिवॉल्वर के अंदर 5 चैम्बर थे सिर्फ, मतलब 5 ही गोलियां इसमें आ सकती थी। कमाल ये था कि इस चैम्बर का जो पहला चैम्बर था इस रिवॉल्वर का, उसका बोर था 7.62 बोर की गोली, यानी AK-47 की गोली। इसमें AK-47 की गोली डाल के आप चला सकते थे। दूसरे चैम्बर में था 0.30 बोर की गोली। तीसरे चैम्बर में आता था 0.32 बोर की गोली। इसके अलावा 0.32 लॉन्ग बोर की गोली। तो 0.30, 0.32, 0.32 लॉन्ग बोर, देन 7.65 बोर की गोली पिस्टल की थी। तो AK-47 से लेकर अलग अलग बोर की गोलियां एक रिवॉल्वर से फायर हो रही थी, और इसको इस अंदाज में ही बनाया गया था। जब इसकी सारी चीज़ें हो गई, और कमाल ये था कि ये सारे अलग अलग बोर के एक ही रिवॉल्वर में होने के बावजूद जब फॉरेंसिक एक्सपर्ट ने इसको चेक किया तो सारी गोलियां अपने निशाने पर जा रही थी। ऐसा नहीं था कि एक ही रिवॉल्वर के अलग अलग चैम्बर बने हैं और उससे निशाना भटक रहा है। वो एक्यूरेट टारगेट लेता था, एक्यूरेट निशाना लेता था। तो इतने दिमाग से इसको बनाया गया था, और इसी 5, एक रिवॉल्वर और 5 अलग अलग चैम्बर, मतलब 5 तरह की गोलियां, जिसने इस केस को इतना उलझा कर रख दिया था कि सिंघानिया के परिवार वालों तक पर पुलिस को शक करना पड़ा। इस तरीके से ये केस सॉल्व होता है। इस केस के सॉल्व होने के बाद इसके ऊपर बाकायदा फिर इस पुलिस के लिए एक तरह का स्टडी का काम था। ये रिवॉल्वर अपने आप में, इस पर पूरा स्टडी होता है। और फिर फॉरेंसिक एक्सपर्ट जो है 3 मार्च 2004 को एक पूरी इस पर स्टडी करने के बाद अमेरिका की जो सबसे बड़ी आर्म्स डेटा बैंक है, जो दुनिया के अलग अलग हथियारों के ऊपर पूरा रिसर्च करते हैं और किस किस तरीके के, और आम पूरी दुनिया की पुलिस भी मदद लेती है। कई बार ऐसे असलहे या हथियार आते हैं कि ये क्या है, इसका मेक क्या है, ये कैसे हो सकता है। तो वो वहाँ पे हमारे जो एक्सपर्ट थे फॉरेंसिक, ये इन्होंने अमेरिका के सामने पेश किया और वहाँ के डेटा बैंक के सामने रखा, इसलिए कि ताकि इसको देखकर बाकी और जो केसेस हैं दुनिया में शायद उससे उसको सुलझाने में मदद करे। तो इस पर एक बड़ी कामयाबी थी। और जब ये डेटा बैंक में दिया गया तो ये कहा जाता है कि उस वक्त वहाँ के भी जो एक्सपर्ट्स थे वो भी हंसे, उन्हें लगा कि ये क्या एक कारनामा था। और एक ऐसा बंदूक जिसके अंदर से 47 की भी, AK-47 की भी गोली चले, पिस्टल की भी चले, रिवॉल्वर की भी चले, बंदूक की भी चले, अलग अलग बोर की चले, और ये क्रिमिनल के दिमाग की उपज थी। तो ये थी कहानी। एक रिवॉल्वर से चली अलग अलग किस्म की गोलियां, जिसने पुलिस को उलझा कर रख दिया, जिसने फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स को उलझा कर रख दिया। लेकिन आखिरकार वो पकड़े गए, सज़ा हुई और फिर केस खुल गया। तो आज का बात 2013 की है।
29 अक्टूबर 2013 एक गुजरात के सूरत शहर में एक बहुत बड़े बिजनेसमैन अरबपति जिनका नाम था हनीफ हिंगोरा, वो रहते थे और उनके अलग अलग बहुत सारे धंधे थे, बिजनेस था, बहुत ही रईस अमीर आदमी। और उनकी अपनी पूरी फैमिली थी जो सूरत में रहती थी। दमन में भी उनका काफ़ी कारोबार था और दमन में उनकी एक फैक्ट्री थी। तो उनका एक बेटा था जो करीब 38-40 साल, जो अपने बाप का कारोबार भी देखता था। नाम था सुहेल हिंगोरा। 29 अक्टूबर 2013 को सुहेल हिंगोरा अपने दमन की फैक्ट्री में जाता है। सुहेल हिंगोरा एक ब्लैक बेल्ट और काफ़ी मतलब ऐसा नहीं कि कोई कमज़ोर इंसान, 2-4 से अकेले निपट ले। तो फैक्ट्री में जाता है 29 अक्टूबर 2013 को। फैक्ट्री से जब वो निकल रहा होता है तो कुछ लोग उसका इंतज़ार कर रहे थे और वो 4-5 गाड़ियों में थे। उसके बाद जैसे ही सुहेल हिंगोरा बाहर आता है, ये लोग उस पर काबू करने की कोशिश करते हैं, उसको अपने शिकंजे में लेने की, लेकिन वो भी ब्लैक बेल्ट था, उनसे उलझ जाता है। तो ऐसा लगता है कि सामने वाले नाकाम हो जाएंगे, लेकिन फिर वो ज़्यादा लोग थे, किसी तरीके से फिर अपनी गाड़ी में सुहेल हिंगोरा को वो लोग डाल लेते हैं और गाड़ी में डालने के बाद उस पर काबू पाने के लिए उसको बेहोशी का इंजेक्शन दे देते हैं, जिससे वो बेहोश हो जाता है। इसके बाद वो ज़्यादा फिर विरोध कर ही नहीं पाता और फिर वो गाड़ी वहाँ से चली जाती है। इस दौरान में फैक्ट्री में जो कुछ चश्मदीदों ने देखा, इन सब सारी चीज़ों को उन्होंने फ़ौरन सूरत फ़ोन किया हनीफ हिंगोरा को। हनीफ हिंगोरा परेशान होते हैं। उसके बाद इसके बाद पुलिस में रिपोर्ट भी लिखाया जाता है। पुलिस अब सूरत से पुलिस को भी कोई जानकारी नहीं मिल रही है। 3 दिन के बाद अचानक हनीफ हिंगोरा के पास एक फ़ोन आता है और फ़ोन करने वाला कहता है कि आपका बेटा सुहेल हिंगोरा हमारे कब्ज़े में है और जाहिर सी बात है हमने उसका किडनैप किया है। तो अक्लमंदी इसी में है कि ये बात हमारी और आपकी होती रहे और जो हमारी डिमांड है आप उसको पूरी करें तो उसको हम हिफाजत से आप तक लौटा देंगे, और अगर ऐसा आप नहीं करते हैं तो फिर अंजाम आप जानते हैं। जाहिर सी बात है मामला अब यहाँ पे क्लियर हुआ कि सुहेल को किडनैप किया गया है और फिरौती के लिए फ़ोन आया। लेकिन जो फ़ोन पे फिरौती की रकम मांगी गई वो हनीफ हिंगोरा को वो हिला गई, इसलिए कि हनीफ हिंगोरा बेशक बड़े रईस कारोबारी थे, लेकिन सीधे 100 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी गई थी, 100 करोड़। अब 100 करोड़ का अचानक इस तरह से इंतज़ाम करना और देना, ये बड़ा मुश्किल काम, आसान काम है नहीं। तो खैर उस वक्त जो भी बातचीत, क्योंकि बेटे की जान पहले ज़्यादा ज़रूरी थी, फ़ोन करने वाले ने फ़ोन काट दिया, रख दिया। इसके बाद चूँकि अब पुलिस को मालूम थी ये बात, तो पुलिस को बताते हैं कि ऐसी सी जानकारी, ऐसी फ़ोन आया था। पुलिस ने जो है सारे जो नंबर थे वो सर्विलांस पे लगा रखे थे इनके घर वालों के, सुहेल के। इसके बाद अगले दिन दूसरा फ़ोन आता है, फिर बातचीत होती है, फिर तीसरा फ़ोन आता है। फ़ोन का सिलसिला चलता है लेकिन कोई बातचीत बनती नहीं है, क्योंकि डिमांड 100 करोड़ की थी। और हर बार फ़ोन जो है वो नए नंबर से फ़ोन आता था और नए लोकेशन से। पुलिस जब तक उस नंबर या उसके बारे में जब वो सारी चीज़ें आ जाती, रिकॉर्ड कर लेती, तो उसके बाद फ़ौरन वो फ़ोन बंद आता, स्विच ऑफ। इस वजह से उसका लोकेशन पता करना बड़ा मुश्किल काम होता है। करीब ऐसे 10 से 15 कॉल आए और 10 से 15 कॉल, हर कॉल एक नए नंबर से। तो इसका मतलब ये था कि सामने वाले जिसने किडनैप किया उसने पूरी तैयारी की थी, उसे एक एक चीज़ पता थी। तो पुलिस परेशान रही, हर नंबर को ढूंढती रही, लेकिन नंबर बंद आता तो पुलिस उसके लोकेशन तक भी नहीं पहुंच पाती। और जब तक वो उस नंबर पे काम कर रही होती, अगले दिन दूसरे नंबर पे आ जाता। दिन बीतता रहा। किडनैप करने के बाद किसी को रखना ज़्यादा दिन तक सबसे ज़्यादा रिस्की होता है और ख़तरा भी बढ़ता जाता है। जो रिस्क फैक्टर है कि कहीं वो सामने वाला उसको मार ना दे, क्योंकि ज़िंदा इंसान को अपने कब्ज़े में रखना पकड़े जाने का ज़्यादा खतरा होता है, और ख़ास तौर पर अगर कोई बड़ा आदमी हो जो मतलब बच्चा ना हो, जिसको समझ ना हो। तो जैसे जैसे दिन बीत रहा था, हिंगोरा फैमिली की जो धड़कनें थी वो भी तेज़ हो रही थी। पुलिस को भी डर लग रहा था कि कहीं सुहेल हिंगोरा के साथ कुछ उल्टा पुल्टा ना हो जाए। पुलिस को कोई सुराग मिल नहीं रहा था। इस बीच में इधर फिरौती के लिए मोलतोल भी जारी था। आखिर में फिर हनीफ हिंगोरा ने समझाया कि देखो मेरे लिए 100 करोड़ रुपए जमा करना मुश्किल है, नहीं हो पाएगा, तो वो बात करें जो मैं दे सकता हूँ। तो आखिर में कहते हैं कि 9 से 25 करोड़ रुपए के बीच में डील हुई। दो, यहाँ पे मैंने 9 से 25 इसलिए कहा कि इसमें दोनों चीज़ें हैं, लेकिन पुख्ता क्या है ये आज तक पता नहीं, लेकिन 9 से 25 करोड़ के बीच में डील हुई। उधर किडनैपर को भी लगा कि वाकई 100 करोड़ उन्होंने ज़्यादा मांग लिया और शायद जो उनकी जानकारी थी हनीफ हिंगोरा के बारे में, उतने पैसे वो 100 करोड़ रुपये वैसे तो दे नहीं पाएगा, तो इसलिए अब थोड़ा से नीचे आओ, मोल तोल करो। तो बात 9 से 25 करोड़ रुपए के बीच में बनी। इसके बाद अब तक जो पुलिस है, वो जो नंबर आ रहे थे, जो कॉल आ रहे थे,
जब उस नंबरों को जब पुलिस ने टटोला कहाँ कहाँ से सिम किस स्टेट का है, तो एक कॉल गुजरात से था, एक कॉल यूपी से, उड़ीसा से, बिहार से, इसके अलावा एक दो जगह और से। तो ऐसे कम से कम 6 से 7 स्टेट से अलग अलग फ़ोन किया जा रहा था। तो इसका मतलब एक तो ये था कि इनका जो गैंग है वो भी बड़ा है, फ़ोन करने के लिए हर स्टेट में अलग लोग हैं। तो इसीलिए फिर बाद में जब ये मोलतोल में 100 करोड़ के बाद बात आई 9 से 25 करोड़ के बीच में, तब किडनैपर ने कहा कि मैं जगह बताऊंगा और आप वहाँ पहुँचेंगे। और आखिरकार 25 नवंबर 2013, 29 अक्टूबर को सुहेल को किडनैप किया गया था और उसके लगभग 27 या 26 दिन के बाद 25 नवंबर को हनीफ हिंगोरा के पास फ़ोन आता है कि आप पैसे लेकर बिहार पहुँचे। लोकेशन तब तक उनको नहीं बताया गया था, उनको कहा गया कि आप पटना पहुँचे। और फिर पटना पहुँचने के बाद उनको छपरा बुलाया गया, एक जगह है वहाँ पे, और उनसे ये कहा गया कि जब आप पैसे दे देंगे और हमें यकीन हो जाएगा कि आपने पुलिस को इन्फॉर्म नहीं किया, पुलिस की मदद नहीं ली है, तो आपका बेटा पटना में एक तय जगह पे मिलेगा, हिफाजत से मिलेगा, सुरक्षित मिलेगा, जिंदा मिलेगा। लेकिन अगर आपने धोखा दिया तो ठीक इसका उल्टा होगा और आप अपने बेटे से अपना हाथ धो बैठेंगे। चूँकि बेटे की जान की बात थी, पुलिस लगभग 26 दिन हो गए कुछ कर नहीं पाई, और ये रिस्क था कि अगर वहाँ पे उनको पता चल गया और जैसे से वक्त बीत रहा वो मार सकते हैं उसको, तो पुलिस भी ये नहीं चाहती थी कि उसकी किसी वजह से सुहेल की जान चली जाए और फिर उंगलियां उसके ऊपर उठे। तो पहला ये था किसी तरह सुहेल को हिफाजत से बाहर निकाला जाए, वो बाहिफाजत घर अपने लौट आए। तो इसलिए जो जो वो कहते गए वो करते गए किडनैपर। पैसे लेकर ये पटना पहुंचते हैं। पटना के बाद इन्हें छपरा बुलाया जाता है। छपरा में एक जगह पर इनसे पैसे लिए जाते हैं और फिर इन्हें बताया जाता है कि आपका बेटा पटना में गंगा सेतु है, गंगा पुल है, बहुत मशहूर है, वहाँ पे वो आपको मिलेगा। टाइम बताया और जगह बताई। पैसा दे के वो वापस पटना लौटते हैं। टाइम उसी हिसाब से था कि ये पटना उस वक्त तक लौट जाए। जब ये पटना में उस बताए हुए जगह पे जाते हैं तो वहाँ पे उसी पुल के नीचे ठीक तय जगह पर सुहेल हिंगोरा मौजूद था। किडनैपर उसको वहाँ छोड़कर निकल चुके थे। उन्होंने ऐसा खेल खेला था कि फादर इधर छपरा में थे, पुलिस को भी ये लगा कि सुहेल वहाँ होगा, लेकिन जैसे ही पैसा मिला तब उन्होंने लोकेशन बताया कि वो छपरा में नहीं बल्कि पटना में है। तब उसमें ये था कि पुलिस के लिए भी करने को कुछ नहीं था, ये भी था कि कुछ सादी वर्दी में दूर से नज़र रख रहे थे पुलिस की टीम भी, लेकिन इस ख्याल को रखते हुए कि इससे सुहेल की जान को कोई ख़तरा ना हो। तो खैर फिरौती की रकम छपरा में दी गई, सुहेल पटना में मिला। फ़ौरन उसको लेकर वहाँ से सारी टीम अपनी हिफाजत में फिर वापस सूरत आती है। सूरत आने के बाद जाहिर सी बात है करीब 27 दिन तक किडनैपर्स के कब्ज़े में रहने के बाद सुहेल की हालत, जो जहनी हालत थी, वो दूसरी होगी। हर पल वो मौत के साए में था। तो पहले तो उसका सारा वो डॉक्टर देखते हैं, फिर उसको थोड़ा नॉर्मल किया जाता है। 1-2 दिन के बाद जब वो नॉर्मल होता है तब गुजरात पुलिस पहली बार सुहेल से पूछताछ करती है। पूरी किडनैपिंग की कहानी जानना चाहती, क्योंकि यहाँ पे ऐसा हुआ कि किडनैप हुआ, किडनैपर ने पैसे ले लिए, लड़का सही सलामत लौट आया, लेकिन जो लोग इस क्राइम के पीछे थे, जो क्रिमिनल थे, उनके बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं कि वो कौन लोग थे। एक भी किडनैपर पकड़ में नहीं आया था। इसके बाद सुहेल से जब पूछताछ होती है तो सुहेल अपनी कहानी सुनाता है कि उस दमन से उसको गाड़ी में बैठा कर ले जाते हैं, लेकिन पूरे रास्ते उसे नहीं मालूम, क्योंकि उसे जब जब ज़रा सा भी होश आता है वो कोई इंजेक्शन दे देते थे, फिर वो बेहोश हो जाता था। आँखों पे उसकी पट्टी थी। कई बार जब वो होश में आता था तो फिर उसने थोड़ा ये भी किया कि वो जाहिर नहीं करता था कि मैं होश में हूँ, आँखें बंद रखता था लेकिन सुनता रहता था, लेकिन उससे कोई आइडिया नहीं मिला। बट वो गाड़ी में ट्रैवल कर रहा था और लगातार सड़क पे था। फिर उसको एक जगह पे एक घर में ले जाया गया, 2-3 जगह अलग अलग घर में रोका गया। फिर एक जगह लास्ट घर में ले जाया गया जहाँ वो लगभग 20-22-25 दिन से था, और उस घर में ले जाने तक भी उसके आँख पे पट्टी थी, और घर के अंदर ही उसको रखा जाता था। बाहर में क्या था, कौन सी चीज़ कैसी थी, दूसरे मकान कैसे थे, आसपास के लोग कैसे थे, कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसी निशानी उसको याद नहीं, क्योंकि उसको कमरे से बाहर निकलने नहीं दिया गया। उस कमरे में कोई खिड़की नहीं थी। तो वो सारी चीज़ें कोई बता ही नहीं सकता था कि एक्चुअली वो 20 दिन तक या 22 दिन तक कहाँ था, किस इलाके में था, किस शहर में था, किस मोहल्ले में था, किसके घर में था, किनका नाम था, उसे कुछ मालूम नहीं। क्योंकि जो किडनैपर थे वो भी उसके सामने नाम लेकर बात नहीं करते थे। तो ये बड़ी अजीब चीज़ थी। फिर उसने पूरी कहानी बताई एक और, उसमें जो पूरी उसने कहा कि जिस घर में उसको रखा गया था उस घर में एक शादी थी, और उस शादी के लिए उस जिस कमरे में था उससे कमरे में निकाल कर उसको दूसरे कमरे में भी ले जाया जाता था। और जिस लड़के की शादी थी वो दूल्हा खुद उसके पास आता था, और ये भी उसने उसकी दुल्हन के कमरे का पेंट भी करवाया सुहेल हिंगोरा से।
दिन भर वहीं रहता था। उसने कहा चलो तुम काम भी करो, तो उसने घर के शादी के पेंट कराए, साफ़ सफाई कराई, सामान रखवाने में मदद की। तो ये सारा काम एक अरबपति से वो करवा रहा है। और इसकी किडनैपिंग होते हुए जिस घर में इसको रखा था, उसी घर से एक बारात गई। उस घर में शादी थी, और बाकायदा जब बारात गई तो उस घर में कुछ लोग सिर्फ इसकी हिफाजत के लिए छोड़ के गए थे। तो जिस घर में शादी थी, उसी घर में एक दमन से उठाया गया अरबपति का बेटा वहाँ पे बंधक बना हुआ था। वो किडनैप करके रखा गया था और किसी को दुनिया को मालूम नहीं थी। बाकायदा बारात करके वो अपनी बीवी को लेकर आता है, फिर उस कमरे में रहता है जिस कमरे को इसने पेंट किया था। तो ये सारी चीज़ें वो बताता है, लेकिन इससे पुलिस को उस लोकेशन का, उस इलाके का, उस शहर का कोई इल्म नहीं होता, कोई जानकारी नहीं मिलती। ऐसी कोई बात वो नहीं बताता जिससे पता चले कि वो इलाका कौन सा है, वो घर कौन सा है। क्योंकि उसकी भी मजबूरी ये थी कि उसे बाहर निकलने दिया नहीं गया, घर के बाहर का कोई उसने मंजर सीन देखा नहीं, तो क्या करे। पुलिस किस्तों में उससे पूछताछ करती रही और कोशिश करती रही कि तुम कोई ऐसी चीज़ बताओ जिससे हमको क्लू मिले कुछ। वो जितनी चीज़ें याद आता गया बताता गया। फिर उससे ये सब भी पूछा गया कि तुम रूटीन में क्या करते थे। तो उसने कहा कि मैं कई दिन रहा। उन्होंने हालांकि मारा पीटा नहीं, घर का काम वाम भी कर लेता था, तो कमरे के ही अंदर। लेकिन तो उन्होंने मेरे लिए कमरे में एक टीवी भी लगा दिया था, तो मैं कई बार टीवी पे फिल्में या कुछ ऐसी चीज़ें देखता रहता था। तो ये बात उसने पुलिस को कई बार बताई। पुलिस लगातार फिर भी कह रही थी कि दिमाग पे जोर डालो, दिमाग पे जोर डालो, कोई ऐसी चीज़ जो तुमको याद आए जिससे हम उस लोकेशन का पता कर सके। ये हर एक छोटी छोटी चीज़ बता रहा, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं। एक दिन अचानक इसने पुलिस को एक चीज़ बताई और वहीं से सारी कहानी पलट गई। इसने जब फिर आया कि तुम्हारा रूटीन, कुछ लोग क्या बातें करते थे घर में ये, तो उसने बोला कि वो दरवाज़ा बंद होता था, कुछ लोग सिर्फ बाहर निगरानी करते थे, पर वो निगरानी भी ऐसे होती थी कि पता नहीं चले, और मैं घर में टीवी जनरली देखता रहता था। तो एक दो बार टीवी में कुछ या तो बैलेंस कम हो गया या टीवी में कुछ प्रॉब्लम आई, तो स्क्रीन पे डिश का जो आईडी आता है वो आया। आप जैसे टाटा स्काई या एयरटेल या कुछ आप लगाते हैं, उस घर में इसने बताया कि एयरटेल का वो था कनेक्शन। तो एयरटेल के शायद कुछ या तो प्रॉब्लम थी या फिर पैसे जमा नहीं थे, अकाउंट खाली हो रहा होगा। तो जो 10 डिजिट का आपका अकाउंट, वो अकाउंट नंबर नहीं, वो तो 16 का होता है, जो 10 डिजिट का बाकी आपका रिसीवर या कुछ नंबर होता है, वो बीच स्क्रीन पे कई बार आप टीवी पे देखते होंगे घर में आता है। तो उसने कहा कि वो आता था, तो कई बार आता था। तो इसने इस नंबर को इतनी बार देखा कि उसे याद हो गया, और बाकायदा एक तरह से उसने याद रखा भी उसको। बट बताते हुए ये चीज़ें बोल रहा तो उसे लग रहा था कि इस नंबर से क्या फ़ायदा होगा। वो डिश टीवी का जो उस घर में देखता था, वो एयरटेल का, उसका नंबर उसको याद था, 10 डिजिट। उसने पुलिस को बताया कि मैं जिस घर में था, जो टीवी देखता था, उसमें ये एक नंबर आता था। ये इतना काम कर गया कि पुलिस ने इस डिश टीवी के कनेक्शन के नंबर के ज़रिए पता किया कि ये कहाँ का है। तो पता चला कि ये बिहार के छपरा का है, और छपरा में फिर कहाँ का है। तो फिर उस केबल और बाकी इनके जो सर्विस प्रोवाइडर हैं, उन सब के थ्रू पता करते 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 आखिर पुलिस एक घर को पहचानती है, उस घर में जाती है। ये जो डिश आईडी का नंबर था वो उस घर के में लगे हुए टीवी का था। उसके बाद उस घर में पता चला कौन रहता है, तो पता चला कि इस घर में अभी हाल में शादी हुई है। जो मेन था रंजीत सिंह, जिसकी शादी हुई थी, जिसकी बीवी जब आने वाली थी उससे पहले उसने अपना कमरा पेंट करवाया था। रंजीत सिंह, उसके भाई, इन सबको फिर जो घर में थे, इन सबको पुलिस गिरफ्तार करती उठाती है। मामला सीआईडी को सौंप दिया गया था। इसके बाद पता चलता है कि इनके फादर कौन है, तो पता चला कि नागमणि फादर का नाम है, जो झारखंड में सब इंस्पेक्टर। अब ये एक अजीब कनेक्शन। फिर उसको उठाया गया। इन सबको उठाने के बाद पता चला कि इस पूरी किडनैपिंग में यही फैमिली शामिल थी और इनका एक अपना गैंग था, और इन सारे गैंग ने मिलकर इनको मुखबिरी की थी दूसरे लोगों ने, जो इनका पूरा चेन होता है, और इन लोगों ने इस किडनैपिंग की प्लानिंग की। और करीब करीब टोटल मिलाकर 50 लोग थे जो सुहेल हिंगोरा की किडनैपिंग में जिन्होंने अपना रोल प्ले किया था। हर एक को अलग किरदार दिया गया था। इन्फॉर्मेशन किसी और ने दी, गाड़ी एक शहर से दूसरे शहर में किसी और ने बुक कराई, एक स्टेट से दूसरे स्टेट के लिए गाड़ी किसी तीसरे ने कराई, सिम कार्ड किसी और ने ख़रीदा, फ़ोन करने के लिए अलग अलग स्टेट में कोई और जाता था, इसकी निगरानी कोई और करता था, पैसे के लिए जो फिरौती की रकम आई कोई और गया, छोड़ने के लिए इसको पटना सेतु पुल में कोई और गया। तो इस तरीके से कुल ऐसे 50 लोग इसमें इन्वॉल्व थे। इसके बाद ऑफिशियली कहते हैं कि 9 करोड़ रुपए दिए थे फिरौती के लिए, लेकिन बाद में जो धीरे से खबर आती है वो ये भी है कि शायद 25 करोड़ रुपए दिए गए थे सुहेल हिंगोरा को रिहा करने के एवज में।
तो ये जो 50 लोग थे, इसके बाद जब इनको गिरफ्तार किया गया और धीरे धीरे फिर पता चला कि वो 9 या 25 करोड़ इन तमाम लोगों में बांटे गए, सबके अकाउंट में जमा किए गए, फिर उन सबके अकाउंट सील किए गए। फिर ये भी पता चला कि एक इसमें से ऐसा बंदा था जिसने इस फिरौती की रकम का जो हिस्सा मिला उसको वो दिल्ली आया बाकायदा कैश लेकर, और उसने पजेरो गाड़ी खरीदी नहीं, और वो गाड़ी यहाँ से वो आया फ्लाइट से, उसके बाद गाड़ी खरीदी और फिर उसको चलाकर बाई रोड वो वापस बिहार पहुँचा। तो ऐसे तमाम लोग, ये फिर गाड़ी जब्त हुई जो अलग अलग लोगों के बैंक के अकाउंट में, किसी के हिस्से में 50 लाख, किसी के हिस्से में उससे ज़्यादा, किसी के हिस्से में काम के हिसाब से। तो ये 50 लोगों में 9 या 25 करोड़ रुपए बटे थे। एक एक कर बाद में पुलिस ने उन अकाउंट को पकड़ा, उन पैसों को बरामद किया, लेकिन ज़्यादातर पैसे तो फिर इधर उधर हो गए थे। दूसरा, ऑफिशियली ये भी नहीं पता रिकॉर्ड पे कि वो 9 करोड़ था कि 25 करोड़ था। लेकिन ये है कि ये वो किडनैपिंग की कहानी थी जिसमें किडनैप होने के बाद सब कुछ हो गया, और आखिर में सिर्फ उस जो किडनैप हुआ था उसकी एक चीज़ पर उसके बाद पता चलता है कि किडनैपर कौन था, कहाँ था, और एक जो डिस्क का नंबर था उस नंबर से ये पूरा केस क्रैक होता है, और उसके बाद ये सारे पकड़े जाते हैं। तो ये थी कहानी जिसमें दमन से लेके सूरत, सूरत से लेके यूपी, यूपी से लेके उड़ीसा, और ये जो सारे स्टेट का अलग अलग ये करते थे, ये सिर्फ पुलिस को गुमराह करने। उन्हें मालूम था कि ये कारोबारी की, इतने बड़े कारोबारी का किडनैप किया है, और चूंकि उसके गायब होने के बाद ही पुलिस में रिपोर्ट लिखा दी गई थी, तो उन्हें यह भी पता था कि सूरत और दमन इन सब जगह पे मीडिया में खबरें छप रही हैं, तो पुलिस को घर वाले ना बताएं ये वो मानने को तैयार नहीं थे। और इसीलिए उन्होंने कहा कि पुलिस को मालूम है, ये भी पता है कि पुलिस फ़ोन को सर्विलांस पे है, वो सारी चीज़ें बातें सुन रही है। उसके बावजूद उन्होंने कहा कि हम ऐसा काम करेंगे कि पुलिस हम तक नहीं पहुंचेगी। यही वजह है कि अगर एक दिन कॉल यूपी से किया जाता था तो दूसरे दिन बिहार से, तीसरे दिन उड़ीसा से, तो चौथे दिन राजस्थान से, पाँचवें दिन गुजरात से, तो फिर छठे दिन कहीं और से, ये उलझाने के लिए उन्होंने। तो एक किडनैपिंग का केस, और पुलिस भी जो है उलझ रही थी, वो हर स्टेट का लेकर वहाँ पर इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, लेकिन आखिर में निकलता यही है कि उसको बिहार के छपरा में रखा गया था। एक सब इंस्पेक्टर के बेटे थे, वो सारे जो जिन्होंने मिलकर प्लानिंग की, उन सबको गिरफ्तार कर लिया गया। कुछ उस वक्त भाग गए थे, लेकिन किस्तों में धीरे धीरे करके सब गिरफ्तार होते गए। तो ये नहीं आती है कि साइनाइड कैसा होता है। ये तो अब धीरे धीरे पता चलने लगा कि साइनाइड जो है वो नमक जैसा दिखता है, या फिर आप ये कहेंगे चीनी जैसा, चीनी के जो दाने जैसे होते हैं सफ़ेद। लेकिन इसका टेस्ट कैसा होता है साइनाइड, कहते हैं ये किसी को पता नहीं, क्योंकि जिसने भी इसका स्वाद चखने की कोशिश की वही मर गया। तो इसी पे कहानी है कि एक लड़के ने भी कहा था कि मैं इसका टेस्ट पता करूंगा, साइनाइड का टेस्ट क्या होता है, और इसके लिए उसने अपनी मतलब जान ही दांव पे लगा दी, और उसने साइनाइड ज़ुबान पे रखना था, उसको टेस्ट पता करना था। साथ में उसने कागज़ और कलम रखा, और उसने कहा कि जैसे ही उसे ही पता था कि साइनाइड खाते ही आदमी मर जाता है, उसने सोचा कि कुछ सेकंड का 100वां हिस्सा या जितना मिले उसमें वो कम से कम टेस्ट लिख सके कि इसका टेस्ट कैसा है, मीठा है, नमकीन है, खट्टा है, क्या है। तो पूरी तैयारी के साथ हाथ में कलम पकड़ के, कागज़ अपने पास बिल्कुल करीब रख के, और उसके बाद उसने साइनाइड ज़ुबान पर रखी, लेकिन वो सिर्फ एक शब्द लिख सका, और उसके बाद उसकी मौत हो गई। जो उसने कागज़ पे लिखा था वो एस था, अंग्रेज़ी का जो एक शब्द है वो एस फॉर शिमला। तो एस लिख कर तो वो मर गया, लेकिन अब उस एस ने कन्फ्यूज़न बड़ा छोड़ दिया। वो ये कि एस से क्या, एस से स्वीट भी होता है तो क्या साइनाइड मीठा था, एस से सोर भी होता है तो क्या साइनाइड खट्टा था, या एस से सॉल्ट भी होता है तो क्या साइनाइड का टेस्ट नमकीन है। तो ये सवाल बना हुआ है। अब ये पता नहीं ये जो कहानी है इसमें कितनी सच्चाई है, लेकिन आप कई जगह पे जाएं नेट पे, इंटरनेट पे, तो आपको ये मिलेगा। लेकिन साइनाइड का टेस्ट हटा दें तो साइनाइड क्या है इसमें कोई दो राय नहीं। साइनाइड एक्चुअली सबसे दुनिया का जहरीला, सबसे ख़तरनाक जहर माना जाता है, और कहते हैं कि इसकी एक तय मात्रा है जो अगर किसी को दे दी जाए तो फ़ौरन उसकी मौत हो जाती है। जहाँ तक केमिस्ट्री की बात है, ये साइनो समूह का, साइनो ग्रुप का ये एक रसायन है, केमिकल है साइनाइड, जिसको KCN भी कहते हैं, के पोटेशियम के लिए यूज़ होता है और CN जो है वो साइनाइड के लिए। तो सबसे ख़तरनाक जो साइनाइड की अगर आप ग्रुप में जाएं, समूह में जाएं, तो उसमें पोटेशियम साइनाइड ये सबसे ख़तरनाक माना जाता है, सबसे जानलेवा जहर। और साइनाइड के बारे में ये भी कि अलग अलग तरीके में ही पाया जाता है। साइनाइड जो है आपके लिक्विड फॉर्म में भी है, ठोस भी है, हार्ड भी है, और गैस, तीनों रूप हैं इसके। अब साइनाइड, सवाल ये है कि इसका इस्तेमाल क्या होता है, या साइनाइड के बारे में ये है कि ये जान कैसे लेता है, क्योंकि आगे जो कहानी है वो इससे पूरी जुड़ी हुई है, इसलिए मैंने कहा कि पहले आपको तस्वीर क्लियर कर दूं।
साइनाइड बेसिकली कहते हैं कि बहुत सारे पौधों में भी पाया जाता है और करीब ऐसे 100 से ज़्यादा पौधे हैं जिनमें साइनाइड की मात्रा पाई जाती है, जिसमें ख़ासतौर पे बादाम है या बांस का पेड़ है, कॉर्न्स है, इसके अलावा बीन्स है, आलू है, कॉटन है। इसके अलावा फिर कहते हैं फल में भी साइनाइड की मात्रा पाई जाती है, जिसमें नाशपाती है, बेर है, सेब की बीज के अंदर, चेरी है उसमें भी। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब सवाल ये कि साइनाइड जब इतना ख़तरनाक है, जहरीला है, तो फिर इसका इस्तेमाल क्यों, कहाँ मिलता है, कैसे मिलता है और ज़रूरी क्यों है फिर साइनाइड और पोटेशियम साइनाइड को बनाना। तो इसके पीछे भी एक वजह है कि पोटेशियम साइनाइड कहने को बेहद ख़तरनाक है, लेकिन बहुत आम प्रचलन में है। मतलब इसका इस्तेमाल बड़ा आम है। इसका पेपर कागज़ बनाने में इस्तेमाल होता है, इसका कपड़े बनाने में इस्तेमाल होता है, इसका प्लास्टिक बनाने में इस्तेमाल होता है, इसको जो धातु है ख़ासतौर पे गोल्ड, सोना, उसकी सफाई में इस्तेमाल होता है, जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग होती है उसमें इसका इस्तेमाल होता है। तो इतने सारे इस्तेमाल हैं। अब जाहिर सी बात है, अगर एक सुनार या जौहरी इसका इस्तेमाल कर रहा है तो आसानी से उसके पास पोटेशियम साइनाइड है। एक कपड़ा बनाने वाला या फिर एक पेपर कागज़ बनाने वाला, तो उसके पास भी आसानी से ये उपलब्ध होगा। तो इसका मतलब है कि ये आसानी से मिलता है, लेकिन ये है कि आम आदमी अगर ख़रीदेगा तो नहीं मिलेगा। इसके लिए भी आपको पूरा, अगर आपके पास फैक्ट्री है या आप जौहरी हैं, तो उसके लिए आपको सारे वो कागजात और तमाम ज़रूरी चीज़ें भी दी जाती हैं, जिसके बाद ही आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसमें एक और भी चीज़ है। साइनाइड के बारे में, ख़ासतौर पर पोटेशियम साइनाइड के बारे में ये कहते हैं कि अगर किसी को आप 3 मिलीग्राम से ज़्यादा एक बार में दे देते हैं तो उसकी मौत उसी वक्त तय है। मतलब वो अगले मिनट भर के अंदर या उससे भी कम वक्त में उसकी जान चली जाएगी, क्योंकि पोटेशियम साइनाइड शरीर में जाके ये करता है कि आपके ऑक्सीजन का जो सोर्स है वो बंद कर देता है। जब ऑक्सीजन ही नहीं जाएगा तो फिर आप ना सांस ले पाएंगे, ना दिल धड़केगा, तो आपको उसी वक्त दिल का दौरा पड़ेगा और मौत हो जाएगी। लेकिन 3 मिलीग्राम से कम, अब यहीं पे खेल शुरू होता है और इस कहानी की भी खेल शुरू होता है। वो ये है कि 1 मिलीग्राम या 2 मिलीग्राम या इससे कम अगर आप किसी को देते हैं तो उसकी मौत उस वक्त नहीं होगी। यहाँ से ये स्लो पॉइजन बनना शुरू होता है, वो धीरे धीरे होगी। अब आप उसको किसी भी फॉर्म में, खाने में, पानी में, मतलब 3 मिलीग्राम से अगर कम मात्रा में आप दे रहे हैं और लगातार दे रहे हैं तो फिर उसकी मौत तो होगी, लेकिन उसी वक्त नहीं होगी, बल्कि आराम से घंटों में होगी, कुछ दिन में होगी, हफ्तों में होगी। लेकिन उसके सिम्टम्स शुरू हो जाते हैं। जैसे अगर किसी को चोरी छुपे साइनाइड दिया जा रहा है खाने में और उसमें, और बेहद कम मात्रा में, ताकि पकड़ में ना आए, अचानक ना मरे, तो समझिए उसको सांस लेने में दिक्कत होगी, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ऑक्सीजन का वो रोक देता है। तो ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा सांस लेने में आपकी मदद करती है। सांस फूलने लगता है, उल्टी आना, नींद जो है ज़्यादा आना, उलझन महसूस करना, बेचैनी महसूस करना, अजीब सा आपका व्यवहार हो जाना, सिर घूमना, पेट में दर्द होना और यहाँ तक कि कोमा में चले जाना। और धीरे धीरे इसके बाद फिर हार्ट अटैक और उसके ज़रिए मौत। ये साइनाइड के लक्षण हैं जो अगर किसी को स्लोली दिया जा रहा है और लंबे वक्त से दिया जा रहा है तो ये सारी चीज़ें इशारा करती हैं। तो ये तो हो गई साइनाइड जहर। अब इतना सारा मैंने ज्ञान, इतनी सारी जो चीज़ें कहानी के बीच में ये लाया हूँ, उसकी वजह ये है कि आज की कहानी के जड़ में यही पोटेशियम साइनाइड है। और कैसे, क्या, क्यों, अब यहाँ से शुरू करता हूँ। 14 साल में एक घर के अंदर, एक फैमिली में 6 मौत होती है, 14 लंबे साल में। और कातिल या इन 6 मौत के बारे में सच्चाई का पता चलती है जब 19 साल हो जाते हैं, बल्कि 17 साल। 14 साल में 6 कत्ल, उसके बाद भी 5 साल तक कातिल आज़ाद है। और जब 19 साल पूरे होते हैं तब इन कत्ल का राज, कातिल का राज सामने आता है। कहानी केरल की है। कहानी केरल के कोझिकोड एक इलाका है, कोझिकोड, वहाँ की है। और पूरी कहानी सामने आती है इसी अक्टूबर के महीने में। कोझिकोड इलाके में एक और जगह है, कुडाथाई। कुडाथाई में एक चर्च है, लॉर्ड्स माथा चर्च, और इसी चर्च के साथ एक कब्रिस्तान है। 4 अक्टूबर को अचानक इस कब्रिस्तान में, ईसाइयों के इस कब्रिस्तान में केरल पुलिस की टीम पहुंचती है, पूरे दल बल के साथ। तमाम मजदूर भी, विटनेस भी, कैमरा भी, बाकायदा इसकी वीडियोग्राफी हो रही है। और उसके बाद वहाँ उनके साथ एक विटनेस भी है जो कब्र की तरफ इशारा कर रहा है, और फैमिली के लोग भी हैं जिनकी कब्र है। और ये जो कब्र है, आमतौर पर बहुत सारे ऐसे कब्रिस्तान होते हैं जिसमें आपकी पुश्तैनी कब्रें भी होती हैं,
मतलब एक फैमिली वो कब्रिस्तान में जाती है कि हमारे सारे फैमिली वाले यहीं दफन होंगे। कई बार तो ऐसा भी होता है कि लोग बुक करा देते हैं एक ख़ास एरिया कि हमारे जितने भी आएंगे सब यहीं आएंगे, ये होता है। तो उस कब्रिस्तान में 6 कब्र की पहचान की जाती है और ये 6 कब्र केरल के इसी कोझिकोड में रहने वाले थॉमस फैमिली की थी। इसके बाद पुलिस की मौजूदगी में कैमरे के सामने एक एक करके कब्र की खुदाई शुरू होती है। जो पहली कब्र खोदी गई वो कब्र 17 साल पुरानी थी। 2002 में उस कब्र में एक लाश दफनाई गई थी और उस कब्र के अंदर जो लाश थी वो एक लेडी की थी जिनका नाम अनम्मा था, अनम्मा थॉमस। पहली कब्र खोदी गई, जाहिर सी बात है 17 साल पुरानी कब्र, लाश के नाम पे कंकाल ही निकलेगा, वही निकला। उसको बाकायदा रखा गया, पुलिस ने अपनी कस्टडी में लिया। फॉरेंसिक वैन और बाकी चीज़ें भी थी वहाँ पे। जो एक्सपर्ट थे फॉरेंसिक के वो भी गया, क्योंकि किस तरीके से लाश निकालनी है, कैसे ले जानी है, बड़ा मायने रखता है इन्वेस्टिगेशन में। इसके बाद दूसरी कब्र को खोदी जाती है। दूसरी कब्र करीब 11 साल पुरानी थी। 2008 में उसमें एक लाश दफनाई गई थी और इसमें अनम्मा के हस्बैंड जो टॉम थॉमस थे उनकी लाश थी। उस वक्त उनकी उम्र हो गई करीब 65 साल। तो पति और पत्नी पहली 2 कब्रों में से ये दोनों लाश निकली। पहली कब्र करीब 17 साल पुरानी, दूसरी कब्र 11 साल पुरानी, क्योंकि 2002 में थी और दूसरी कब्र 2008 में। पत्नी की मौत के 6 साल के बाद पति की मौत हुई थी। अब इसके बाद आती है बारी तीसरे कब्र की खोदने की। तीसरा कब्र जो है वो करीब 8 साल पुराना था। इस कब्र में 2011 को ये कब्र खोदी गई थी और ये जो पति पत्नी थे अनम्मा और टॉम, इनके बड़े बेटे रॉय थॉमस की लाश थी उसमें, जिसकी मौत 2011 में हुई थी। तो अभी तक माँ बाप और एक बेटे की लाश मिली। अब चौथी कब्र की बारी आती है। चौथी कब्र को जब खोदी जाती है तो उसमें से ये कब्रें करीब 5 साल पुरानी थी। 2014 में ये कब्र जो है वो इसमें इस लाश को लाके दफनाया गया था और इस कब्र में जो थॉमस फैमिली थी पति पत्नी, उनके भाई की लाश थी, मैथ्यू उनका नाम था। 5वीं कब्र इसके बाद खोदी जाती है। 5वीं कब्र भी करीब 5 साल पुरानी थी, 14 में ही थी। वो अप्रैल में खोदी गई थी और अप्रैल के बाद ये 1 महीने के बाद ये 5वीं मौत हुई थी उस घर में। और इस बार ये कब्र एक 2 साल की बच्ची की थी जिसका नाम एल्फिन था। और ये बच्ची जो थी ये अनम्मा थॉमस और टॉम थॉमस के जो टॉम थॉमस उनके भाई, उनके भाई के बेटे की बेटी थी। तो 5 कब्र खुदी। अब छठी और आखिरी की बारी थी। छठी कब्र खोदी गई, ये भी करीब 3 साल पुरानी थी। 2016 में इस कब्र में लाश दफनाई गई थी और ये कब्र थी एल्फिन जो 2 साल की बच्ची थी उसकी माँ फिली की। 6 की 6 कब्र खोदी गई, कंकाल निकाले गए, उसके बाद फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिए गए, ये पता करने के लिए कि इन 6 की 6 की मौत हुई कैसे। 2002 में पहली कब्र खुदी थी, मैंने जैसे आपको बताया, तो उस हिसाब से 19 से ये 17 साल हो गए। 2016 में आखिरी कब्र खुदी थी, उस हिसाब से 3 साल हो गए। तो अगर मैं 2 को लेके चलूं तो 17 साल के बाद केरल पुलिस ये पता करने की कोशिश कर रही है कि थॉमस फैमिली में जो 6 मौत हुई उस मौत का सच क्या है। क्या ये सारे मौत नेचुरल है या फिर इसके पीछे कोई कहानी है। अब ये 6 कब्र खुद गई, सारी कंकाल निकल ली गई। अब उसको फॉरेंसिक टेस्ट के लिए और बाकी जो है कि मौत की वजह क्या जानने के लिए वो भेज दी गई 4 अक्टूबर को। आज तारीख है 7 अक्टूबर, 3 दिन पहले। अब इन 6 की 6 की मौत कैसे हुई थी। पहली मौत 2002 में जो हुई थी वो अनम्मा की हुई थी, जो उस घर की सबसे बड़ी बुजुर्ग लेडी थी। एक दिन अचानक वो बिल्कुल ठीक ठाक थी, कोई परेशानी नहीं, कोई बीमारी नहीं। उनको घबराहट हुई, बेचैनी सी महसूस हुई और वो गश खा के गिर गई। हॉस्पिटल ले जाया गया, डॉक्टरों ने कहा इनकी मौत हो चुकी है। घर वालों ने लगा कि दिल का दौरा है, वापस ले आए, पोस्टमार्टम भी नहीं कराया, उसके बाद दफना दिया गया। उसके बाद उनके पति की मौत ठीक अनम्मा की तरह होती है। अचानक बेचैनी होती है, घबराहट होती है, गिर जाते हैं, हॉस्पिटल ले जाया जाता है, डॉक्टर कहते हैं मर गए हैं। उन्हें लगता है इनको भी दिल का दौरा पड़ा, वापस लाते हैं, कब्रिस्तान में ले जाकर अनम्मा के बराबर में दफना देते हैं। तीसरी मौत होती है इन दोनों के बड़े बेटे रॉय की, सेम ऐसे ही। अचानक उसका दिल घबराता है, उसके बाद बेचैनी होती है, गिर जाता है, हॉस्पिटल ले जाते हैं, पता चलता है उसकी मौत हो गई। अब हॉस्पिटल से ये लोग वापस लेकर आने के लिए कि घर ले जाएंगे और इसको भी दिल का दौरा पड़ा है। लेकिन जो मैथ्यू जो मामा थे रॉय के, उन्हें डाउट होता है। वो कहते हैं कि ये तीसरी मौत इस घर में है कि अचानक बिल्कुल ठीक ठाक एक इंसान और बात कर रहा, हंस रहा है, तबीयत खराब नहीं है, कोई इसकी बीमारी की हिस्ट्री भी नहीं है, और अचानक बेचैन होता है, अचानक गिरता और मर जाता है, ये कैसे। तो वो फैमिली से कहते हैं कि नहीं, इसका पोस्टमार्टम कराना है, मौत की वजह जाननी है।
फैमिली वाले सब कहते हैं कि इसमें ऐसा कुछ है नहीं। रॉय की बीवी भी कहती है जॉली कि ऐसा कुछ है नहीं इसमें, पर कहते नहीं मुझे कराना है। तो मैथ्यू मामा के ज़िद के आगे सब चुप हो जाते हैं। उसका पोस्टमार्टम होता है। पोस्टमार्टम होता है, रिपोर्ट आती नहीं है, तब तक ये लोग ले जाकर लाश दफना देते हैं। कुछ दिन के बाद रिपोर्ट आती है। रिपोर्ट में यह था कि रॉय के जिस्म से जहर मिला है। अब ये बड़ी अजीब चीज़ थी, लेकिन डॉक्टरों ने जो रिपोर्ट दी उसमें भी एक तरह से वो थोड़ी सी आधी अधूरी टाइप की भी रिपोर्ट थी। जहर का नाम नहीं बताया और ये भी नहीं बताया कि जहर कितनी मात्रा में थी। ये भी नहीं बताया कि ये जहर जानबूझ के दी गई या किसी और फॉर्म में ये जहर बन गया या कुछ और वजह थी। तो इन चीज़ों ने थोड़ा सा केस को कमज़ोर कर दिया। खुल के क्लियर नहीं था कि ये जहर कौन सी है, क्या नाम है, दिया गया अनजाने में, लिया गया या बन गया या किसी मेडिसिन या किसी और फॉर्म की वजह से। तो बात ऐसी रह गई, रॉय की भी लाश दफना देगी। रॉय की मौत के बाद लगभग 2.5 साल के बाद उन्हीं मैथ्यू की भी वैसी हालत में मौत हो जाती है। अचानक दिल घबराता और मर जाते हैं। ये वही मैथ्यू जो रॉय के मामा और जिन्होंने शक जताया था इन मौतों को लेकर और जिनकी जिद की वजह से रॉय का पोस्टमार्टम कराना पड़ा था, अब वही मैथ्यू उसी हाल में, उसी आलम में, सेम सिचुएशन में मारे जाते हैं। उनकी मौत हो जाती है, पर फिर भी कोई पोस्टमार्टम नहीं होता और ले जाकर लाश को दफना दी जाती है। उसके बाद 2 साल की एक बच्ची थी, वो अचानक, चूंकि 2 साल की है, तो उसको बोतल से पानी पिला रहे थे। बिल्कुल ठीक थी, उस बच्ची को कोई बीमारी नहीं। पानी पीते ही अचानक उसका गला अटक जाता है और सांस नहीं ले पाती है। जब तक हॉस्पिटल ले जाते तब तक डॉक्टर कहते हैं इसकी डेथ हो चुकी है। उन्हें लगता है कि शायद कुछ और वजह से बच्ची की डेथ हो गई, कोई शक नहीं करते हैं। और उस बच्ची के मौत के बाद फिर उसकी माँ की भी सेम वैसी मौत होती है। अचानक दिल घबराता है, गश खाती है, गिर जाती है, डॉक्टर के पास ले जाते हैं, ब्रॉड डेथ डिक्लेयर करते हैं, कोई वजह नहीं। अब 6 की 6 लाशें इनके फैमिली कब्रिस्तान में दफना दी गई, बात आई गई होगी। 14 साल बीत गए। 2002 में पहली मौत, 2016 में छठी और आखिरी मौत, 14 साल। 16 के बाद 17, 18 आ गया। इसी दौरान में क्या होता है कि 2017 में फिली की मौत के बाद फिली का जो हस्बैंड था उसका नाम है शाजू, जो 2 साल की बच्ची एल्फिन का पिता और आखिरी मौत जिसकी हुई फिली, उसका हस्बैंड। तो जब इसकी बेटी और बीवी दोनों की मौत हो गई तो शाजू जो है वो रॉय की पत्नी जॉली थॉमस से शादी कर लेता है, क्योंकि जॉली थॉमस ऑलरेडी विडो थी, विधवा थी। उसके हस्बैंड की 2011 में ही डेथ हो गई थी, सास ससुर की उससे पहले हो चुकी थी। तो 2017 में शाजू और जॉली शादी कर लेते हैं। शाजू की पत्नी मर चुकी है, बेटी मर चुकी है, जॉली का पति मर चुका है। पहली बार जब ये दोनों 2017 में शादी करते हैं तो फैमिली के कुछ लोगों को अजीब सा लगता है कि इस फैमिली में एक के बाद एक इतनी मौत हो गई। उसके हस्बैंड की मौत हो गई, इसकी बीवी और बेटी की मौत को अभी साल भर नहीं हुआ और शाजू ने शादी कैसे कर ली दूसरी। लेकिन फिर सब कहते हैं कि चलो होता है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें दुनिया में होती हैं। लेकिन इसी थॉमस फैमिली का एक छोटा बेटा अमेरिका में सेटल था अपनी पूरी फैमिली के साथ। वो वहाँ नौकरी करता है, वहीं रहता है और पिछले करीब 10-15 साल से वहीं रह रहा है। तो जब जब माँ बाप की मौत हुई, भाई की मौत हुई, वो अमेरिका से इंडिया आया और फिर चला गया। लेकिन उसके दिमाग में कहीं ना कहीं ये शक मजबूत होता जा रहा था कि इस घर में कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रहा है। आखिर एक ही तरह से एक एक कर फैमिली के लोग क्यों मारे जा रहे हैं। बट सबूत भी कुछ नहीं था। एक पोस्टमार्टम रिपोर्ट बड़े भाई का था, वो भी आधा अधूरा। लेकिन 2017 में जब उसकी भाभी जॉली ने शादी कर ली शाजू से तो उसे डाउट हुआ। उसके बाद उसने कहा कि नहीं, कुछ मामला गड़बड़ है, मुझे जाके इंडिया इसको इन्वेस्टिगेट करना होगा। उसके बाद जो भाई है रोजी थॉमस, बल्कि रोजो थॉमस, रॉय का भाई, ये इंडिया आता है और इंडिया आके ये अपने लेवल पे इन्वेस्टिगेशन शुरू करता है। इस दौरान में एक और चीज़ होती है, ये पूरी फैमिली अच्छी अमीर फैमिली, प्रॉपर्टी काफ़ी और शहर में ठीक ठाक लोग, और रोजो अमेरिका में था, उसको इन प्रॉपर्टी से इतना लेना देना भी नहीं। लेकिन यहाँ आके देखा कि उसने अचानक जो उसकी पुश्तैनी, जो उसकी माँ, अम्मा और पिता टॉम थॉमस और रॉय की जो प्रॉपर्टी है वो सब धीरे धीरे जॉली के नाम पर है। लेकिन जब उसने पेपर चेक करने शुरू किए, क्योंकि उसने कहा कि ऐसा कैसे है, उसके माँ बाप ने कभी बताया नहीं, तो फिर पुलिस में कंप्लेन कर दिया। लेकिन अभी तक पुलिस में कंप्लेन सिर्फ प्रॉपर्टी और फर्जीवाड़े को लेके किया कि कुछ लोग जो है मेरे माँ बाप के गलत दस्तखत कर रहे हैं। तो उस पेपर को देखा उसने, तो देखा कि वो सारे जो दस्तखत हैं उसके माँ बाप और भाई के हैं, लेकिन उसे मालूम था कि ये गलत फर्जी दस्तखत है, क्योंकि माँ बाप ने कोई विल ऐसा दिया नहीं, अचानक मौत हुई और कोई ऐसी चीज़ नहीं थी। तो उसे डाउट हुआ कि ये जॉली ऐसा क्यों कर रही है, फर्जी दस्तखत से प्रॉपर्टी हड़प रही है। एक शक पहले ही था कि उसने शाजू, जिसकी बीवी और बेटी की साल भर के अंदर मौत हुई, वो शादी करने को तैयार हो गया और ये दोनों शादी करके एक साथ रह रहे हैं। तो ये दोनों चीज़ें जब हुई और इस प्रॉपर्टी के फर्जीवाड़े की पता चली, तब यूएस से आया रोजो थॉमस
इस शहर के जो कोझीकोड जगह है तो वहाँ के बड़े पुलिस अफसर से मिलने का फैसला करता है। इससे पहले वो लोकल थाने गया, चक्कर काटा, कुछ हुआ नहीं, मदद मिली नहीं। तो उसने कहा कि मैं यहाँ के जो एसएसपी या बाकी जो ऊपर के अफसर हैं, बड़े अफसर हैं, उनसे मिलता हूँ। चूँकि यूएस से आया था, एनआरआई है, तो पुलिस ने भी थोड़ा ध्यान दिया। फिर इसने अपना शक जताया कि मेरी फैमिली में ऐसे एक तरह से मौत हो रही है और मुझे डाउट है इस मौत के पीछे कहानी कुछ और है। एसएसपी को भी लगा कि ये बेतुका बहाना है, ऐसा लग रहा है कि जैसे प्रॉपर्टी के झगड़े में ये फंसाना चाहता है, क्योंकि 14 साल में 6 मौतें हुई थी। ये भी नहीं था कि हर मौत एक हफ्ते में, एक महीने में हो रहा। एक लंबा वक्फा था, एक लंबा अरसा था, फासला था हर मौत के बीच में। हाँ, आखिरी के 2-3 मौतें जल्दी जल्दी हुई थी। तो पुलिस सीरियसली लेती नहीं है। लेकिन फिर रोजो किसी तरीके से वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट उसको हासिल हो जाता है जो उसके भाई रॉय की थी 2011 में मौत में, जिसमें कहा गया था कि इसमें पॉइजन पाया गया। तब वो फिर एसएसपी के पास, उस आला पुलिस अफसर के पास पहुंचता है और कहता है कि इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये था, तो डाउट है कि अगर उसकी नेचुरल डेथ है, हार्ट अटैक है, तो ये पॉइजन की बात कहाँ से आई। तो ये एक कंक्रीट एविडेंस था पुलिस के लिए जांच करने के लिए। और उस वक्त जो पुलिस अभी है उसने कहा कि अगर 2011 में ऐसी रिपोर्ट आई थी और ये लोग पुलिस के पास गए भी थे तो पुलिस को उस वक्त इसकी जांच करनी चाहिए थी। लेकिन तब पुलिस ने इसको हल्के में लिया, क्योंकि उनके पास, मैंने जैसा कहा कि एग्जैक्ट कौन सा पॉइजन, कितनी मात्रा, कैसे आई, दी गई, खुद से लिया, पता नहीं था, लिखा भी नहीं था। लेकिन इस बार पुलिस इसको सीरियसली लेती है और इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट को सामने रखकर पुलिस रॉय के मौत की जांच करने का फैसला करती है। 2011 में हुई मौत को 8 साल के बाद 2019 में, लेकिन सिर्फ एक मौत के मामले को। थॉमस फैमिली में 6 मौतें हुई थी इन 14 सालों में, लेकिन बाकी 5 का कोई सबूत नहीं था। एक हल्का सा सबूत जो था वो भी कंक्रीट नहीं था, बस ये था कि एक पोस्टमार्टम रिपोर्ट है जिसमें बॉडी में जहर पाया गया। तो आला पुलिस अफसर, चूँकि एनआरआई से भाई, एनआरआई है, यूएस से आया, तो उसने कहा कि नहीं, इसको थोड़ा सीरियसली जांच करते हैं। केरल पुलिस इन्वेस्टिगेशन में लग जाती है। धीरे धीरे वो लोगों से बात करती है, धीरे धीरे फिर एक एक चीज़ सामने आती है कि हाँ, कैसे एक ही तरह से सबकी मौत हुई। तो पुलिस को भी अजीब सा लगता है। इन चीज़ों को करने के बाद फिर पुलिस एक्सपर्ट से बात करती है उस 2011 के पोस्टमार्टम रिपोर्ट पे, जो 11 में ही करना चाहिए था, कि इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट का मतलब क्या है। तो पता चला कि ये सुसाइड तो है नहीं, अगर जहर है कौन सी ये नहीं मालूम, लेकिन इसका मतलब है जहर किसी ने दिया है। फिर ये भी हुआ कि ये जहर स्लोली भी दिया जा सकता है और ये अपना धीरे धीरे काम करेगा, मतलब शक भी ना हो, और ऐसा मुमकिन है। तो जब पुलिस को ये लगा तो फिर पुलिस को बाकी 5 मौत के बारे में भी चीज़ें सामने आनी होंगी कि हर एक को अगर यही जहर धीरे धीरे दिया जाए तो वैसे ही वो भी मरेगा जैसे रॉय मरा है। लेकिन फिर पुलिस को लगा कि उनका कोई सबूत, प्रूफ तो है नहीं, ना पोस्टमार्टम हुआ, लाश भी कब्र में दफन हुए, ना मालूम कितना वक्त गुजर गया। लेकिन पुलिस अब रॉय की मौत को लेकर कहीं ना कहीं एक फैसला ले चुकी थी कि ये आम मौत नहीं है बल्कि कत्ल है। इसी दौरान में ये प्रॉपर्टी का इशू था ही था। पुलिस के सामने सस्पेक्ट के तौर पे 2 ही लोग थे, एक जॉली, रॉय की बीवी यानी रोजो थॉमस की भाभी, और दूसरा जॉली का हस्बैंड शाजू। पुलिस इसके बाद शाजू को उठाती है पहले, क्योंकि वो मेल था और थोड़ा अपना वो दिखाती है पुलिसिया रवैया। शाजू कहता है कि हाँ, रॉय को जहर दिया था, और शाजू को इसके अलावा और कुछ नहीं बताता। अब ये जहर जो दिया था ये जॉली ने खुद उसकी बीवी ने दिया था, और स्लोली दिया था, मतलब खाने में मिलाकर, और बहुत कम मात्रा में, और कई दिनों तक दिया था, और इसी वजह से उसकी मौत बड़े नॉर्मल और नेचुरल तरीके से हुई। अब पुलिस के पास एक सबूत था। इसके बाद वो जॉली को उठाती है। अब जॉली से पूछताछ होती है। जब जॉली से पूछताछ होती है तो जॉली कबूल करती है कि हाँ, उसने रॉय को पोटेशियम साइनाइड दिया था, और ये उसको मालूम था कि कितना दिया जाए कि जिससे फ़ौरन न मरे, बल्कि वो धीरे धीरे मरे। और इसने इस बारे में कुछ पढ़ा था, और कुछ एक शाजू का दोस्त था जो एक ज्वेलरी शॉप में काम करता था, उसके लिए पोटेशियम साइनाइड आम चीज़ थी, क्योंकि वहाँ गोल्ड की सफाई में, सोने के जेवर को चमकाने और उसमें बाकी चीज़ों में उसका इस्तेमाल होता था, और उसे ये भी मालूम था कि इसकी कितनी मात्रा ख़तरनाक है, कितनी नहीं है। ये चीज़ें जॉली तक पहुँची। जॉली ने खाने में थोड़ी थोड़ी करके पोटेशियम साइनाइड देना शुरू किया अपने पति रॉय को, और उसके बाद एक दिन अचानक दिल का दौरा पड़ा और वो मर गया। और लगा कि चूँकि उसने बहुत कम मात्रा में दिया था जो धीरे धीरे असर करता है, तो इसलिए पता नहीं हुआ। तो पुलिस ने जॉली को उठाया रॉय के कत्ल के मामले में, अपने ही पति के कत्ल के मामले में। लेकिन इसके बाद जिसने वो तरीका और मोडस ऑपरेंडी बताया और जिस तरीके से उसकी मौत हुई, तब पुलिस के सामने उन तमाम लोगों की कहानियाँ तैरने लगी जो बाकी 5 मौत के किस्से सुना रहे थे। इसके बाद
पुलिस जब अपने तरीके से पूछताछ करती है तो एक कत्ल के तफ्तीश के चक्कर में 5 कत्ल का और खुलासा हो जाता है। जॉली कबूल करती है कि हाँ, बाकी 5 को भी उसने पोटेशियम साइनाइड दिया था। सबसे पहले अपनी सास को दिया और सास के खाने में वो मिलाती थी, 1 से 2 मिलीग्राम के बीच में मिलाती थी और धीरे धीरे उसने अपना असर किया और वो अचानक मौत नहीं हुई बल्कि कुछ दिनों के बाद मौत हुई। पूछा गया सास को क्यों मारा, क्योंकि पहला कत्ल उसने यहीं से शुरू किया था। उसने कहा जब वो शादी करके आई थॉमस परिवार में तो उसने देखा कि पूरे थॉमस परिवार में अगर किसी का राज चलता है तो वो सिर्फ और सिर्फ अनम्मा थॉमस का चलता है, जो उस घर की मतलब एक तरह से मालकिन थी, सास भी थी और घर का हर मेंबर इंक्लूडिंग उसका पति उसी की बात मानता था और पूरे घर में एक तरह से उनका राज था। तो वो उसे देख के लगता था कि ये राज उसका क्यों है और मेरा क्यों नहीं है। तो मुझे लगता था कि अगर ये नहीं रहेगी तो शायद इस घर पे मेरी हुकूमत होगी। इसीलिए उस घर पे अपनी हुकूमत कायम करने के लिए मैंने अपनी सास को मार डाला। ये शुरुआत थी। और मारने का तरीका और आइडिया जो है उसको इस शाजू के दोस्त के जरिए पता चली, पोटेशियम साइनाइड। पूछा गया चलो सास से तुमको हुकूमत लेनी थी, तुमने मार दिया, अपने ससुर टॉम को क्यों मारा? तो उसने कहा कि सास की मौत के बाद ससुर जो है वो जायदाद के कुछ बंटवारे करने की बात कर रहा था और उसमें जितना हिस्सा मुझे मिलना चाहिए था या मेरे पति के हिस्से में आना चाहिए था वो कम आ रहा था। वो अपने दूसरे बेटे और बाकी और कुछ रिश्तेदारों को भी, और मैं चाहती थी कि ये बंटवारा ना हो, ये सारा मेरे हिस्से में ही आए सब कुछ। तो ससुर अगर जिंदा होता तो वो जायदाद का बंटवारा कर देता और मुझे गवारा नहीं था, इसलिए मैंने ससुर को मार डाला, सेम साइनाइड देकर खाने में मिलाकर। बात आई चलो तुमने अपने सास ससुर को मार डाला, सास की जगह पे हुकूमत चाहिए थी, ससुर की जगह पे जायदाद चाहिए था, पति को क्यों मारा? तब उसने कहा कि मेरी शुरू से जो मन था वो एक जो शाजू था, रॉय के चाचा का बेटा, वो गुड लुकिंग था, देखने में स्मार्ट था। तो मैं हमेशा चाहती थी कि मेरा पति ऐसा कोई हैंडसम स्मार्ट जो दिखने में हो वो मिले। रॉय इतना हैंडसम स्मार्ट नहीं था, तो मैं हमेशा शाजू जैसा पति चाहती थी। इसलिए मैंने अपने पति को रास्ते से हटा दिया, क्योंकि मैं शाजू से शादी करके इस सारे जायदाद पे कब्जा करके आराम की ज़िंदगी गुजार सकूं। सिर्फ इसलिए अपने पति को मारा। उसने कहा ठीक है, तो फिर मामा को क्यों मारा? उनका तो कोई प्रॉपर्टी से लेना देना नहीं था, जो मैथ्यू थे रॉय के। उसने कहा कि जब रॉय की जब मौत हुई और उसने जिद किया कि पोस्टमार्टम करवाना है, तो उस दिन मुझे डर लगा था और ये लगा था कि अगर ये पोस्टमार्टम होगा और कहीं जहर वाली बात आ गई, क्योंकि मैं तो इसको स्लो पॉइजन की तरह से दे रही हूँ पोटेशियम साइनाइड, लेकिन मेरा भेद खुल जाएगा। तो इस डर से कि भेद ना खुल जाए और ये आगे फिर कुछ ना करे, बाकी मौत को लेकर शक ना जाता है सास ससुर और बाकी, इसलिए फिर मैंने मामा मैथ्यू को भी सेम पोटेशियम साइनाइड खाने में मिलाकर धीरे धीरे जब वो आते थे या कभी पानी में मिलाकर, पता ना चला, और उनको दे दिया, वो मर गए। उसने कहा चलो ये भी है कि तुम्हारे मामा से सास ससुर को इसलिए मारा, पति को इसलिए मारा, मामा को शक न भूल जाए। 2 साल की बच्ची से तुम्हारी क्या दुश्मनी थी, जो शाजू की बेटी थी? उसने कहा शाजू अपनी बेटी और बीवी से प्यार करता था और मुझे मालूम था कि अगर उसकी बेटी और बीवी दोनों इस दुनिया में नहीं रहेंगे तभी वो मुझसे शादी करेगा, इसलिए मैंने उस शादी करने के लिए उसकी 2 साल की बेटी को भी पानी में पोटेशियम साइनाइड मिला कर दिया था। तो उसने कहा उसकी बीवी को क्यों मारा, फिली को? तो उसने कहा इसलिए कि जब तक वो जिंदा है मेरी उससे शादी नहीं होगी, इसलिए मैंने उसको ही मार दिया पोटेशियम साइनाइड देकर। इस तरह उसने 6 कत्ल किए 14 साल के अंदर। वो 6 की 6 लाशें कंकाल की सूरत में बाहर आई हैं, अब वही कंकाल गवाही देंगे। और जॉली के साथ शाजू को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया और उस तीसरे बंदे को भी, जो पोटेशियम साइनाइड उस जौहरी की दुकान से लाकर जॉली को दिया करता था। फिलहाल शाजू, जॉली और उसका जो दोस्त है, तीनों केरल पुलिस की हिरासत में है। फाइनल रिपोर्ट जो है फॉरेंसिक की, उसका इंतज़ार हो रहा है, लेकिन जॉली ने इकबाल जुर्म कर लिया है, उसने मान लिया है। लेकिन केरल पुलिस की प्रॉब्लम यह है कि जब तक फॉरेंसिक रिपोर्ट पूरी नहीं आ जाती है तब तक पूरी तरह से जॉली को कटघरे में उसके किए का उसको सज़ा दिलाने के लिए सबूत कम है। उसकी वजह यह है कि अभी तक सिर्फ 1 कत्ल जिसका पोस्टमार्टम हुआ था, जो रॉय का, उसकी कत्ल की तो के बारे में बहुत सारे सबूत प्रूफ हैं पुलिस के पास, बाकी 5 के नहीं हैं। तो अदालत में कहीं जॉली बच ना जाए बाकी कत्ल से, इसलिए पुलिस सारे सबूत, सारी कड़ियों को जोड़ रही है और फॉरेंसिक जो रिपोर्ट है उसका इंतज़ार कर रही है, ताकि उन 5 लोगों की मौत की वजह भी, हालांकि वो कंकाल की शक्ल में है, लेकिन फिर भी वो अपने मरने की गवाही दे सकते हैं। आजकल साइंस में ये पॉसिबल है और सारे फॉरेंसिक में भी। तो इंतज़ार हो रहा है।
ये थी पूरी कहानी। और इससे पहले इसीलिए मैंने आपको पोटेशियम साइनाइड और साइनाइड के बारे में आज मैंने केमिस्ट्री भी थोड़ी सी पढ़ा दी, जो मेरा कभी सब्जेक्ट नहीं है, जिससे हमेशा भागा भी हूँ। केमिस्ट्री में भी मुझे एक सुधांशु मेरा कोलीग है, वो बता रहा था कि दो ही चीज़ें होती है, एक ऑर्गेनिक और एक इनऑर्गेनिक, जिसमें कार्बन होता है, शायद सारी चीज़ें इसी के इर्द गिर्द घूमती है। लेकिन खैर हटाइए, मेरे मुंह से अच्छा भी नहीं लगेगा। तो ये थी पूरी कहानी, एक अजीब सी कहानी। केरल के इतिहास में ऐसी कहानियाँ बड़ी कम हैं, और ख़ुद पुलिस भी दंग है कि एक कत्ल का मामला का जांच करने के लिए वो निकली थी, और एक कत्ल ने 5 कत्ल, और जो 5 कत्ल हुए उसका भी सुराग दे दिया।